हमने लास्ट में आपको बताया था कि समानता के संबंध में कंटेम्पररी डिबेट्स क्या है. व्हाट आर द कंटेम्पररी डिबेट्स रिगार्डिंग द इक्वलिटी या इक्वलिटी ऑफ व्हाट, किस चीज की समानता पैदा की जाए. उसमें पहला क्या है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता. इसमें पहला है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी या अवसर की समानता. अगर मैं देखें कि अवसर की जो बात ध्यान में रखने की है, समानता किसकी होगी? अवसर की. अवसर की समानता का मतलब क्या है? पहला, तो रोमेर के द्वारा या रोमर के द्वारा ये बात कही गई है, स्कॉलर हैं. रोमर ने कहा कि अवसर की समानता का मतलब है क्रिएटिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड. क्रिएटिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड. लेवल प्लेइंग फील्ड एक इंग्लिश में बड़ा अच्छा फ्रेज यूज किया जाता है. लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है, अब मान लीजिए कि ओलंपिक में कई लोग रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए हम एक ही ट्रैक देंगे, एक ही प्रकार की डिस्टेंस होगी और टेक ऑफ उनका एक जगह से होगा. एंड देन आफ्टर जो उस रेस में जीतेगा, देन वी विल डिसाइड दैट हु इज अ विनर. लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है कि आपके समाज की आरंभिक परिस्थितियां कैसी होनी चाहिए. अब मान लीजिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है कि हमने सबको एक जैसा ट्रैक दे दिया, सबके ट्रैक का डिस्टेंस एक जैसा है, लेकिन वी कांट कंट्रोल द आउटकम. इसलिए बात कही जाती है अवसर की समानता क्या है? समान अवसर देना असमान होने के लिए, यानी प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बिकम अनइक्वल. समान अवसर दिया जाएगा विषम होने के लिए या असमान होने के लिए. अब इसका सीधा सा मतलब है अवसर की समानता एक बात मानती है, अवसर की समानता एक बात मानती है कि ये परिणामों को निश्चित नहीं करेगी. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ आउटकम. जो कल हमने आपको बताया था, इक्वालिटी ऑफ आउटकम का मतलब है सभी की आर्थिक स्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां एक समान हो जाए. वो समानता में कभी नहीं हो पाएगा और आज तक नहीं हो पाया. लेकिन यानी हम ये कहते हैं कि हम एग्जाम में जितने लोग फॉर्म भरे सब आईएएस बन जाएंगे, ये संभव नहीं हो पाएगा. सब इंडस्ट्रीज हो जाएंगे, ये संभव नहीं हो पाएगा. सब क्रिकेटर हो जाएंगे, ये संभव नहीं हो पाएगा. ये परिणामों की समानता है. जो फॉर्म भरे सबको हम एग्जाम के लिए बुलाए नहीं, बल्कि सीधे ज्वाइनिंग लेटर देते हैं. भाई देखो, तो मार्क्स क्या कहता है, 100 लोग ओलंपिक में दौड़े थे, सबको गोल्ड मेडल, जाओ मजे करो. भाई दौड़े ना, कैसा फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन ये करते हैं नहीं. अवसर की समानता का मतलब है समानता से कंपटीशन गायब नहीं होगा. समानता आरंभ में होगा, अंत में नहीं. अच्छा, आप सभी को फॉर्म भरने की समानता है या नहीं है? अच्छा, भारत में कोई भी पद प्राप्त करने का अवसर है या नहीं है? अवसर है. ये गारंटी नहीं कि आप प्राप्त करेंगे. इसलिए अवसर की समानता दो बातों को कंबाइन करती है. पहला,
अवसर की समानता दो बातों को कंबाइन करती है। कि पहला कि प्रत्येक व्यक्ति को यानी प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता होगी और प्रत्येक व्यक्ति की क्षमताओं और स्किल का पूरा सम्मान किया जाएगा। यानी कैपेसिटीज एंड स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यानी समानता में कभी भी प्रतिभा का, क्षमता का अवहेलना नहीं की जाएगी। पर समानता में याद रखिए टैलेंट को, कैपेसिटी को, इसका मतलब है कि जो प्रतिभाशाली है उसको समाज में आगे बढ़ने के मौके हमें से मिलेंगे। लेकिन दूसरी बात है सभी व्यक्तियों को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, कुछ बेसिक फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। दैट शुड बी अवेलेबल फॉर ऑल। सभी व्यक्तियों को कुछ मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसका मतलब पहला कंडीशन ये है अवसर की समानता में। अब याद रखिए अगर हम क्षमता का सम्मान कर रहे हैं, प्रतिभा का सम्मान कर रहे हैं, तो विराट कोहली को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। लेकिन यह बात है विराट कोहली अगर ज्यादा क्षमतावान है, क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, उनको पैसा ज्यादा मिल रहा है, तो वी कांट रेज द ऑब्जेक्शन। उसको हम समानता के खिलाफ नहीं मानेंगे, उसको हम समानता के खिलाफ नहीं मान सकते। क्योंकि लेकिन दूसरी बात है जैसे विराट कोहली को फरारी मिल गई, उनका अपना हेलीकॉप्टर खरीद लें, भाई उनके पास पैसा है। लेकिन बेसिक फैसिलिटीज का मतलब है अच्छा शिक्षा सबको मिलनी चाहिए केवल कोहली को ही? हेल्थ एक मिनिमम, भाई देखिए कोहली के पास हो सकता है कि मुंबई में बिल्कुल 400-500 करोड़ रुपए का मकान हो, समुद्र से हवाएं आ रही है, उसको बालकनी में बैठ के मान्यवर का प्रचार कर रहे हैं। भाई अब विराट कोहली जैसे लोगों के एक एडवर्टीजमेंट करोड़ों करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तो 5 मिनट बोल दिया, 5 मिनट का मतलब 10-20 सेकंड, 5 मिनट बहुत होता है। अब बताइए, और यहाँ पता चला कि जीवन भर लगा दिया। भाई अब बताइए ये समानता है विषमता? लेकिन अवसर की समानता में इस विषमता को आप खत्म नहीं कर सकते। लेकिन बस एक ध्यान में रखना पड़ेगा, तो अगर किसी को आपत्ति है कि विराट कोहली के पास इतनी बड़ी कार क्यों है, तो उसकी आपत्ति बेकार है। हाँ, आपत्ति इस बात पे हो सकती है एक बच्चा जिसको स्कूल जाना चाहिए और रैक पिकर के रूप में काम कर रहा है, एक बच्चा जो अंडर 14 है वो कहीं कूड़ा करकट बटोर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अवसर की समानता में लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है एक स्तर की सुविधाएं सबको होंगी, और सुविधाएं क्या होंगी? हेल्थ, बेसिक एजुकेशन। अच्छा कल मैंने कुछ और हेडिंग लिखवाया था कि इक्वलिटी ऑफ वेलफेयर, तो आप बताए क्यों नहीं? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, इक्वलिटी ऑफ वेलफेयर को हम आगे आपको बता देंगे, कोई बात। चलिए बेसिक फैसिलिटीज, हेल्थ, एजुकेशन और मिनिमम हाउसिंग, यानी हर व्यक्ति को कम से कम किसी को झुग्गी झोपड़ी में न रहना पड़े, एक ही कमरे का सही फ्लैट उसको मिल जाना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई अंबानी जैसे 28 मंजिल का मकान एक ही आदमी का होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा। इसे लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है हर व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं मिलेगी। और याद रखिए हम दो शब्दों का प्रयोग खूब करते हैं, नीड एंड कैपेसिटी। अच्छा आपकी नीड क्या है? इस समय याद रखिए आपकी नीड क्या है? ये चीजें मिल जाए, ये चीजें मिल जाए, क्योंकि इन सब चीजों के लिए एक सम्मानीय जीवन आवश्यक होगा। ये सब चीजें सबको मिलनी चाहिए।
लेकिन फेरारी चार्टर्ड एयरक्राफ्ट उसी का होगा जो प्रतिभाशाली होगा, और प्रतिभाशाली वो होगा जो काम करेगा, मेहनत करेगा। अक्षय कुमार सुबह 4 बजे मैदान में दिखते हैं और हम खर्राटे मार के सो रहे हैं, दोस्तों नींद ही नहीं खुल रही है, और हम सोचते हैं कि अक्षय कुमार के पास पैसा ज्यादा क्यों है, रहेगा। दोस्तों यही बात मार्क्सवादी नहीं समझ पाए। द प्रेफरेंस ऑफ ईच एंड एवरी मच डिफरेंट, द कैपेसिटी इंटरेस्ट ऑफ ईच एंड एवरी मच डिफरेंट। आप परिणामों की समानता बना देंगे, टकासिर भाजी टकासिर खाजा अंधेर नगरी, कैसे होगा? दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इसलिए आपको यह दिला दें, सीधी सी बात है, अवसर की समानता के लोग क्या कहते हैं, आप सभी को लेवल प्लेइंग फील्ड दे दीजिए, यही समानता हो सकती है। उसके बाद उड़ने दीजिए, जो जहां तक आगे जाए फ्री है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए कोई भी समाज के उच्चतम बिंदु तक जाने का रास्ता खुला हुआ है। इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड फॉर एनीवन। अब बताइए, अमिताभ बच्चन अगर सुपरस्टार हो गए तो वो रास्ता केवल उन्हीं के लिए था, सबके लिए था? सबके लिए था। अब कोई इसका उपयोग नहीं कर पाए तो उसके लिए क्या किया जाए? अभिषेक बच्चन नहीं कर पाए तो नीचे आ गए। और आप याद रखिए, अक्षय कुमार के बारे में कहा जाता है कि कई एक्टर ऐसे हैं कि जो कि 1 आध महीना पहले अपने रोल में जाते हैं, डूबते हैं, और 1 महीने में उनकी फिल्म आ जाती है। सबसे हिंदुस्तान में तेज रफ्तार से फिल्म देने वाले अक्षय कुमार हैं, लेकिन उतना मेहनत भी करते हैं। तो जो मेहनत करेगा उसको रिवार्ड अवार्ड दिया जाए कि नहीं दिया जाए? लेकिन हाँ, अब कहेंगे तो इनको क्यों दिया जाए, ये तो निकम्मे हैं। क्या गरीब लोग निकम्मे हैं, आलसी हैं? नहीं, क्योंकि याद रखिए, समाज में हर व्यक्ति को गरिमा में जीवन का अधिकार है, और दैट सोसाइटी कांट रन ऑन द बेसिस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये समाज है जहां पे जंगल का नियम लागू नहीं होगा, इसलिए हर व्यक्ति को मूलभूत सुविधा दे दो और आगे बढ़ने दो। और जब हर बड़े को मूलभूत सुविधा है तो क्या करते हैं, नीड और कैपेसिटी के बीच में बड़ा डिबेट रहा है। उदारवादी किस पे बल देते हैं? अब फिर विचारधारा पर हम आ गए, किस पे? कैपेसिटी पे, नीड पे? लिबरल्स ऑलवेज बिलीव इन कैपेसिटी। मार्क्सिस्ट किस पे बल देते हैं? तो दोनों विरोधी हैं, दोनों को एक साथ मिला दिया जाए, क्या किया जाए? और याद रखिए, वेलफेयर स्टेट ने यही काम कर दिया। इसलिए वेलफेयर स्टेट को कहा जाता है, उदारवाद और मार्क्सवाद के जो बीच का रास्ता है वो क्या है? कल्याणकारी राज्य। वेलफेयर स्टेट ने इसी बात को मिला दिया। आज का बजट देखिए, किसके फेवर में है? भाई सीधी सी बात है, हम कल्याणकारी राज्य क्या करता है, गरीबों को हमेशा ध्यान में रखेगा, सबको बेसिक फैसिलिटीज दे देगा, उसके बाद आपकी मर्जी है, जहां चाहे कुड़िए। अब कोई बिल गेट्स बन जाए, कोई जिम प्रेम जी बन जाए, अगर हम ये शिकायत है कि भाई जिम प्रेम जी सो रिच, ये शिकायत हमें करने का अधिकार नहीं है। और एमडीएच का किंग दोस्तों, एमडीएच का तड़का, अंग अंग फड़का। एमडीएच का किंग एकमात्र ऐसा अपनी कंपनी का सीईओ है जो 95 ईयर्स की एज में, उसके अपने आप में पेमेंट वगैरह है 200-300 करोड़ रुपए। कंपनी का मालिक है, उसी का पेमेंट है सब। 200-300 करोड़ रुपए का उसका पेमेंट मिलता है। यहाँ दोस्तों दिन भर काम करिए, 200 रुपए मिलना मुश्किल। फर्क हो रहा है कि नहीं? इसीलिए बात सीधी सी है। एक बात याद रखिए, केवल नीड को बल देंगे तो मामला गड़बड़ होगा। केवल नीड को ध्यान में रखेंगे तो क्या होगा, प्रतिभाशाली लोगों को दमन कर देंगे। और मार्क्सवाद में क्या हुआ, इक्वालिटी ऑफ आउटकम की सबसे बड़ी खामी क्या है? इसलिए आप देखेंगे, रसिया में कोई आज तक बिलियनर बन पाया नहीं। वाई देयर इज नो बिलियनर इन नॉर्थ कोरिया? क्योंकि वहां प्रतिभा क्षमता का दमन किया गया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देखिए, समाजवाद करता क्या है, जस्ट गो इन वेस्ट बंगाल। वहां समाजवाद का पिछले 20 साल से शासन रहा, उसका परिणाम यह हुआ कि आज हिंदुस्तान के सभी बड़े शहरों में पश्चिम बंगाल सबसे नीचे है। क्योंकि समाजवादियों ने क्या किया, समानता पैदा कर दिया, क्योंकि अमीरों को ही गरीब बना दिया। अगर मार्क्सवादी कोई मिल जाएगा, अक्षय कुमार को पहले पकड़ेगा, जरा कितना पैसा रखा है, निकाल दो, सब निकाल दो। ये शोषण है, लोगों खून पसीना चूसा है तुमने। मार्क्सवाद की यही सोच दोस्तों गलत हो गई।
अरे हर आदमी, अमीर आदमी खून पसीना चूस के अमीर नहीं बना है। और एक बार आप अगर किसी को पैसा देकर अमीर बना भी देंगे, फिर वो बीच बाज की सड़क पर आ जाएगा। इसे खास बात है, दोनों को बैलेंस कर दीजिए। इसे समाज में यही ना हो केवल इनका ध्यान रखा जाए, ये भी ना हो केवल इनका ध्यान रखा जाए। इसलिए सबका साथ। अब कहने के तरीके अलग अलग दोस्त, अवसर की समानता ही है। यानी आप इधर देखिए, अगला पॉइंट, शायद ये पॉइंट हमने लिखवा रखा है, फिर आपको रिपीट कर दे कि जेम्स फिस्किन ने कहा है जेम्स फिस्किन का मानना है अवसर की समानता और परिणामों की समानता में अंतर है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ आउटकम। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ आउटकम, अवसर की समानता और परिणामों की समानता में अंतर है। अब देखिए क्या बेसिक अंतर है। परिणामों की समानता में सबकी स्थितियां समान हो जाएंगी, यहाँ क्या होगा, सबके अवसर समान हो जाएंगे। स्थिति समान होने की गारंटी नहीं है, क्योंकि स्थिति तो आपके ऊपर डिपेंड करेगी। स्थिति तो आपके ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे इस क्लास में आप देखेंगे, इस क्लास में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी हमसे सीखने की, लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है कितना आपने हमसे सीखा, कितना उसको एग्जाम में कन्वर्ट कर दिया। अवसर की समानता सभी के लिए, ऐसा तो नहीं मैं किसी स्पेशल एक व्यक्ति को पढ़ा रहा हूँ। हाँ, कुछ लोग आगे बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, बस इतना फर्क है। वो भी उनके अपने अपने ऑप्शन है। हाँ, मुझे पता था यही जवाब आएगा। कई लोग देखते रहते हैं, शांति से पीछे जाके बैठ जाते हैं, काम चीज लेके अपना झोला लेके निकल जाते हैं, मतलब ही नहीं उनसे। अच्छा, दूसरी बात, अच्छा अगला, रॉल्स ने, अगला पॉइंट, जॉन रॉल्स ने जॉन रॉल्स, डेविड मिलर, जॉन रॉल्स ने हटा दीजिए अभी, जॉन रॉल्स, डेविड मिलर, गालस्टोन, जॉन रॉल्स, डेविड मिलर, गालस्टोन जैसे विचारक, गालस्टोन जैसे विचारक अवसर की समानता के मूल समर्थक है। अवसर की समानता के मूल समर्थक है। अच्छा, पॉइंट आपको और याद दिला दें, हमने कल बताया था देयर इज अ फॉर्मल इक्वलिटी, औपचारिक समानता, और उसके बाद इक्वलिटी ऑफ आउटकम। ऐसा नहीं लगता कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी उन्हीं के बीच का रास्ता है। इक्वलिटी ऑफ फॉर्मल इक्वलिटी का मतलब क्या है, सभी के लिए नियम कायदे कानून एक जैसे होंगे, और इक्वलिटी ऑफ आउटकम का मतलब सभी की परिस्थितियां एक जैसी होंगी। दोनों के बीच का रास्ता क्या है, क्योंकि फॉर्मल इक्वलिटी की समस्या क्या है, परिस्थितियों की अवहेलना करता है। इक्वलिटी ऑफ आउटकम की समस्या क्या है, क्षमता प्रतिभा को दमन कर देता है। दोनों के बीच का मिडिल पाथ क्या है, अवसर की समानता। अवसर की समानता को सबसे बढ़िया रॉल्स ने व्यक्त किया, और यही देखिए, और रॉल्स को हम न्याय में पढ़ेंगे, यहाँ ही पढ़ेंगे, तो जिस पॉइंट को हम यहाँ बताएंगे वहां स्किप कर देंगे। तो रॉल्स ने क्या कहा, अगला पॉइंट, रॉल्स ने अवसर की समानता को
विभेद के नियम के रूप में व्यक्त किया। रॉल्स ने अवसर की समानता के विचार को डिफरेंस प्रिंसिपल के रूप में व्यक्त किया। फॉर रॉल्स दिस इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स डिफरेंस प्रिंसिपल। आप कहेंगे डिफरेंस प्रिंसिपल का मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखिए डिफरेंस प्रिंसिपल का सीधा सा मतलब विभेद का सिद्धांत, और यही विभेद का सिद्धांत उनका न्याय का भी सिद्धांत है। लेकिन अगर हम विभेद की बात करें, देखिए अवसर की समानता का हम आम लेमैन की भाषा में कहें तो मूलभूत वस्तुओं का वितरण। मूलभूत वस्तुओं का वितरण कर दीजिए सबके लिए और बाकी को फ्री छोड़ दीजिए, अपने आप मामला बन जाएगा। और एक बात ये भी याद दिला दें, अगर अवसर की समानता के विचार को देखिए तो स्वतंत्रता और समानता विरोधी है, एक दूसरे के पूरक है। क्या है? धीरे से आप बोल रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री। तो कभी आपको बात है अवसर की समानता में सीधा दिख रहा है कि आजादी मिलेगी लेकिन मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। और जब हम नीड की बात करते हैं, इट इज डिफरेंट फ्रॉम डिजायर। इट्स नॉट डिजायर एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नीड एंड डिजायर। अब आपका डिजायर कर रहा है कि हम हेलीकॉप्टर से घूमें, ये डिजायर है, नीड नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप बीमार हैं, हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, दैट्स नीड। अब देखिए डिफरेंस प्रिंसिपल का सीधा सा मतलब है, रॉल्स ने कहा कि समाज में अवसर की समानता कैसे बनाई है, तो उन्होंने बताया सिद्धांत। तो पहला, रॉल्स के अनुसार कुछ मूलभूत अथवा प्राथमिक वस्तुएं, अंडरलाइन, कुछ मूलभूत अथवा प्राथमिक वस्तुएं, रॉल्स ने इसे कहा प्राइमरी गुड्स। रॉल्स सेड दैट सम प्राइमरी गुड्स, मूलभूत वस्तुएं, प्राथमिक वस्तुएं, या इसे उन्होंने ये भी कहा कि सम बेसिक लिबर्टीज, मूलभूत आजादी। बेसिक लिबर्टीज, मूलभूत वस्तुएं। अब सवाल है मूलभूत वस्तुएं क्या है? उसमें है स्वतंत्रता है, व्यक्ति की गरिमा और समान सम्मान है, लिबर्टी, डिग्निटी एंड इक्वल रिस्पेक्ट। स्वतंत्रता, समान सम्मान, अधिकार, राइट्स, और वेल्थ। कुछ मूलभूत वस्तुएं हैं जिसको उन्होंने बेसिक लिबर्टीज का भी नाम दिया। समाज में कुछ मूलभूत वस्तुएं हैं, और अच्छा, रॉल्स ने भी कहा कुछ मूलभूत वस्तुएं सामाजिक हैं, कुछ मूलभूत वस्तुएं प्राकृतिक हैं। जैसे वाटर, व्हाट आर द नेचुरल प्राइमरी गुड्स? जो ध्यान देने की बात है, दीज आर सोशल प्राइमरी गुड्स, लिबर्टी, डिग्निटी, राइट्स एंड वेल्थ। ये प्राइमरी गुड्स तो है लेकिन सोशल। व्हाट आर नेचुरल प्राइमरी गुड्स? प्राकृतिक प्राथमिक वस्तुएं क्या है? हेल्थ, इंटेलिजेंस, स्वास्थ्य है, बुद्धिमत्ता है। यह प्राकृतिक प्राथमिक वस्तुएं हैं। स्वास्थ्य है, बुद्धिमत्ता है, या हेल्दी माइंड एंड बॉडी है। यानी याद रखिए, जब हम ये कहते हैं कि आजादी का मतलब है, तो कुछ प्राथमिक वस्तुएं हैं, कुछ प्राइमरी गुड्स हैं, कुछ बेसिक लिबर्टीज हैं। तो बेसिक लिबर्टीज का मतलब है स्वास्थ्य है, बुद्धिमत्ता है। दूसरा है सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं क्या है? स्वतंत्रता है, गरिमा है, अधिकार है और वेल्थ है।
संपत्ति है। याद रखिए, ये सभी को समान रूप में उपलब्ध होनी चाहिए। रॉल्स ने कहा ये सभी को समान रूप में उपलब्ध होनी चाहिए। प्राइमरी गुड्स शुड बी अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरीवन। ये प्राथमिक वस्तुएं सभी को समान रूप में उपलब्ध होनी चाहिए। सभी को समान रूप में उपलब्ध होनी चाहिए। अब एक बार अभी देखेंगे कि यार ये हेल्थ है, इंटेलिजेंस है, ये सब कैसे उपलब्ध कराई जा सकती है। तो स्वाभाविक रूप में अब अगर किसी का पोषण अच्छा हो तो हेल्थ अच्छा होगा ही। न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी की स्कूलिंग अच्छी हो तो इंटेलिजेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस वजह से ये सब चीजें, अवसर की समानता का मतलब ये सब चीजें सबको मिलनी चाहिए। लेकिन रॉल से पूछा गया कि नहीं, सबको तो मिल नहीं पा रही है। कुछ लोगों को ज्यादा मिली, कुछ लोगों को कम मिली हुई। क्या ये सब चीजें सबको समान मिलनी चाहिए? रॉल्स ने कहा मिलने सबको समान चाहिए, लेकिन मिल नहीं पाती। तो डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, इन्हीं चीजों का वितरण करना है। और बात बहुत आम भाषा में समझिए, सबको शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कॉलर की बात है, प्राइमरी गुड्स कह दिया, बेसिक लिबर्टीज कह दिया। आजकल कल्याणकारी राज्य इन्हीं चीजों का वितरण कर रहा है। फिर दलिया क्यों खिलाया जा रहा है? पोषण अच्छा हो, इसे दलिया स्कूल में खिलाया जा रहा है। भाई बच्चों को स्वास्थ्य की सुविधा मिल जाए, पोषण अच्छा हो, इंटेलिजेंस ठीक हो, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन इसलिए दिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ आयुष्मान योजना इसलिए दी जा रही है। यही तो बेसिक लिबर्टीज है, यही तो प्राइमरी गुड्स है जो सबको मिलनी चाहिए। लेकिन रॉल्स ने एक बात मानी, प्राइमरी गुड्स में अगर किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, तो कैसे जस्टिफाई किया जाए? क्योंकि याद रखिए, अवसर की समानता सभी प्रकार की विषमता को खत्म करने का दावा बिल्कुल नहीं करती। बल्कि रॉल्स ने बड़ी दिलचस्प बात कही। अगला पॉइंट, रॉल्स ने कहा कि इन प्राथमिक वस्तुओं के वितरण में रॉल्स ने कहा कि इन प्राथमिक वस्तुओं के वितरण में विषमता संभव है या विभेद किया जा सकता है। इन प्राथमिक वस्तुओं के वितरण में विषमता संभव है या विभेद किया जा सकता है यदि वस्तुओं का असमान वितरण समाज के वंचित वर्गों के लिए लाभकारी है। Even we can make a difference where unequal distribution of basic goods even is beneficial for least advantaged people in society। अब least advantaged underline यानी सब क्या है, जो समाज के सबसे वंचित वर्गों के लिए लाभकारी हो। अब बात थोड़ी पटपटी लग रही होगी यार, असमानता इसलिए ठीक है कि समाज के वंचित वर्गों के लाभकारी होगी। आप कहेंगे यार ये क्या दिमाग में बेकार, असमानता वंचित वर्गों के लिए घाटे वाली होती है, लाभकारी होती है? रॉल्स क्या कर रहा है? रॉल्स का पहला इक्वेशन ये है कि चीजें सबको समान मिलनी चाहिए, पहला। दूसरा, उसने कहा अगर ये चीजें सभी के पास असमान है तो इसका एक ही कारण आप जस्टिफाई कर सकते हैं, इस असमान वितरण से अगर वंचित वर्गों को फायदा मिल रहा है तो आप असमान वितरण कर दीजिए। अच्छा, ये बात सुनने में अतार्किक लग रही कि नहीं?
यार वस्तुएं असमान होंगी और वंचित वर्गों को फायदा होगा। कैसा लग रहा है? सही में इलॉजिकल लग रहा है या भाई? अभी तक तो हमने ये सुना था कि नहीं, समान वितरण से वंचित वर्गों को फायदा होता है, असमान वितरण से कैसे होगा? तो आप ये समझ रहे हैं, अच्छा जैसे कि मार्क्स ने कहा था वैसा क्या? नहीं, रॉल्स ने तो मार्क्स का सवाल ही पैदा नहीं होता। और रॉल्स ने बड़ी चौंकाने वाली बात कही। एक बात याद रखिए, मार्क्सवादी चिंतन ने यह बताया कि विषमता हमेशा शोषणकारी होती है, विषमता से कोई फायदा नहीं होता, समाज में विषमता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से सही ठहराया जा सकता है, लेकिन नजरिया दूसरा भी है। नजरिया दूसरा भी है। अगर आपके गांव का बगल का व्यक्ति सिविल सर्वेंट बन जाता है तो इंस्पायर होते हैं कि नहीं? विषमता ने आपको मोटिवेट किया है, डिस्करेज किया? एक बात आप इधर देखने का नजरिया अलग अलग दोस्तों। अभी मैं कुछ दिनों पहले हिमाचल गया, तो वहां मैं जैसे मनाली पहुंचा मैं, भाई हमारे तो पॉलिटी वाला अप्रोच है, विषय का, ये विषय का दुष्परिणाम होता है दोस्तों, हर चीज उसी से आपको दिख जाती है, जबकि प्रयास नहीं करता मैं। तो मैंने किसी से पूछा, हम कह रहे हिमाचल वाले बहुत रिच हैं, इतने अच्छे यहाँ होटल्स हैं। मैंने सोचा पहाड़ों पे लोग गरीब होते हैं। उनका नहीं सर, ये होटल इनमें से इनके किसी के नहीं है। मैं कहा फिर? उनका सारे पंजाब के लोगों के हैं। अब जरा सोच के देखिए, अगर आप हिमाचल में समानता बनाना चाहते हैं, इसका पहला कारण ये होगा कि हिमाचल में किसी को बाहर से आने ही न दे। अगर हिमाचल में किसी को बाहर से नहीं आने देंगे, तो अभी जाके दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में देखेंगे वही जनजातीय जीवन चल रहा है, वही झींगा लाला वाली कंडीशन चल रही दोस्तों, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। अब सवाल ये है, और अब मैंने पूछा अच्छा अभी भी हिमाचल के लोग? मैंने कहा नहीं, जैसे पंजाब के लोग बिजनेस की फील्ड में आए हैं, तब से यहाँ के जो यंग लड़के हैं और वही कूद पड़े हैं, उनका अब इम्प्रूवमेंट हो रहा है। कंपटीशन आगे बढ़ाती है या पीछे लाती है? दैट इज द पॉइंट ऑफ कंटेंशन। तो उदारवादी और मार्क्सवादी के बीच बहुत बड़ी विभाजक रेखा पैदा करता है। अब किसका दृष्टिकोण सही है, किसका दृष्टिकोण गलत है, ये कहना कठिन है। तो और ये बात अभी कुछ दिनों पहले आप याद रखिए, कश्मीर में महबूबा मुफ्ती ने बात कही थी कि जब से कश्मीर से कश्मीरी पंडित चले गए, कश्मीर का पूरा एजुकेशन सिस्टम चौपट हो गया। कश्मीर के सारे बच्चे बाहर भाग रहे हैं। एक बात याद रखिए, समाज में अगर कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली हो गया, क्षमतावान हो गया, अब मेरे मोहल्ले में बप्पी लहरी आ जाए दोस्तों, मैं रोज उनको 1 कप चाय पिलाऊंगा? या मैं उनको ये सोचूं कि यार इसका 3 किलो गहना है तो मैं 1 किलो खिसका कैसे दूं? क्या सोचना चाहिए मुझे? मुझे इंस्पायर होना चाहिए कि यार मुझे बप्पी लहरी बनना है। विराट कोहली मेरे मोहल्ले में रखने लगे तो मैं अनुष्का से द्वेष करूंगा? क्या मुझे भी कुछ ऐसा इंस्पायर होना चाहिए कि यार काश मुझे भी कुछ ऐसा मिलता? नजरिया दो है दोस्तों, भावनात्मक नहीं होना है, डोंट बी इमोशनल। हमेशा भावना पर नियंत्रण रखना है। हमने एग्जाम्पल आपको बता दिया, मूल विषय वस्तु पे ध्यान रखना है। कई बार आप एग्जाम्पल अब पता चला दिमाग में वही चलने लगा। यू जस्ट हैव टू कम बैक ऑन द पॉइंट। इसलिए बात सीधी सी है, रॉल्स ने ये बात कही। देखिए एक अमेरिकन है, अमेरिकन प्रतिस्पर्धा में हमेशा विश्वास रखता है। अमेरिकन कहता है प्रतिस्पर्धा को नीचे मत करिए। और प्रतिस्पर्धा समाज के लिए, प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई, समाज में आराम होना शुरू हो जाएगा। एंड दैट इज ह्यूमन नेचर। आपको हम याद दिला दें, रसिया के समाजवाद में क्या हुआ? जब सभी को मुफ्त में हेल्थ, मुफ्त को शिक्षा, मुफ्त की चिकित्सा, कई लोग जाके वहां हॉस्पिटल लेट जाते थे, कोई बीमारी नहीं, नर्स देखने के लिए। ये लो, ये मानव स्वभाव है दोस्तों। हकीकत में ऐसा हुआ दोस्तों। और आपको तो ये हैरान करने वाली बात यही बता दें कि जब मानव का स्वभाव ऐसा, याद रखिए, जब बिना काम किए भोजन मिलेगा तो काम करने का मन करेगा क्या? सवाल नहीं है। इसे देखिए, सरकारी कर्मचारी बिल्कुल आलसी हो जाते हैं। सरकारी कर्मचारी, सरकारी विश्वविद्यालय कर्मचारी, जितनी रेगुलरिटी से कोचिंग क्लास चलती है उतनी कभी यूनिवर्सिटी में चलती है क्या? क्यों नहीं? पढ़ाएंगे तब भी उतना पैसा मिलेगा, नहीं पढ़ाएंगे तब भी मिलेगा, तो ऑप्शन क्या अच्छा है? न पढ़ाएं दोस्तों। हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है। मैं तो रोज आता क्या ना, आराम से बैठ के चाय पीता। ये मौसम अच्छा है, जाओ घूमो, बच्चों
और मैं वही 5 सवाल पूछूंगा जो मैं बता दूंगा, ये पढ़ लेना, ये पूछ लूंगा, एग्जाम पास करना है ना। कमाले दोस्तों, इसलिए पूंजीवादी नजरिया गलत है, मार्क्सवाद केवल सही है। केवल मार्क्सवाद गलत है, पूंजीवाद सही है, दोनों बातें अतिवाद है। हमें वैचारिक रूप में ग्रस्त नहीं होना है। वी आर नॉट मार्क्सिस्ट एंड नीदर वी आर कैपिटलिस्ट, वी आर सर्चिंग अ बेटर मीन्स फॉर एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, सो बी प्रैग्मेटिक। रॉल्स ने ये बात कह दी। अब उस बात का उत्तर तो भी हमने केवल एग्जाम्पल बता दिया, एग्जाम्पल तो लिख नहीं सकते, लिखने वाली बात अगला पॉइंट। रॉल्स ने कहा कि समाज में विषमताएं 2 प्रकार की होती हैं। रॉल्स ने कहा समाज में विषमताएं 2 प्रकार की होती हैं। देयर आर 2 वेराइटीज ऑफ इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। पहला, 2 टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, विषमताएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला, वे विषमताएं जो वंचित वर्गों के लिए हानिकारक हैं। Those inequalities which is harmful for the least advantaged sections of society. वे विषमताएं जो वंचित वर्गों के लिए हानिकारक हैं। और बी, वे विषमताएं जो वंचित वर्गों के लिए लाभकारी हैं। And those inequalities which are advantageous for the least advantaged sections of society, जो समाज के वंचित वर्गों के लिए लाभकारी हैं। अब याद रखिए, इसका मतलब किस विषमता को बनाए रखा जाएगा, दूसरी, किस विषमता को नहीं बनाए रखा जाएगा, पहली। और रॉल्स का सीधा सा मानना यह है, आपको याद दिला दें। अब देखिए कैसे रॉल्स विषमता को बनाए रखना चाहता है। अब आप कहेंगे कि अगर आपकी दुविधा ये है कि विषमताएं कैसे वंचित वर्गों के लिए फायदेमंद होती है, इसका बड़ा सरल सा जवाब है। आज के बजट में सबसे ज्यादा टैक्स किस पे लगाया गया है? अमीरों पे टैक्स बढ़ा दिया गया। जरा सोच के देखिए, समाज का, भारत की विडंबना यह है कि भारत में इतना बड़ा देश है, टैक्स देने वाले लोग बहुत कम है, और टैक्स देने वाले लोग बहुत कम है, सरकार के पास वितरण करने के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए पैसा मिल ही नहीं पा रहा है। तो सरकार का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्सेशन मिले। आप ये बताइए, जिससे गांव में वॉशरूम मिल रहा है, जिससे आयुष्मान योजना की स्कीम मिल रही है, क्या वो टैक्स देता है क्या? वो तो टैक्स का फायदा ले रहा है। और टैक्स दे कौन रहा है? अक्षय कुमार, अंबानी, सलमान खान, ये सब मेहनती लोग टैक्स दे रहे हैं। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, ये सब टैक्स दे रहे हैं। ये दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्स पेयर्स ऑफ इंडिया। ये सब टैक्स दे रहे हैं और फायदा कौन मार रहा है? तो अब आप बताइए, विषमता से वंचित वर्गों को फायदा हुआ है, नहीं हुआ? बहुत ध्यान देने की बात है। यानी वेलफेयर स्टेट, दुनिया का हर वेलफेयर स्टेट प्रिंसिपल्स काम करता है कि जो लोग अमीर हैं उनसे हमें ज्यादा पैसा लेना है, उस पैसे को कहाँ बांट देना है? गरीबों में। इसे याद रखिए, अगर आपको अमीरों से पैसा ज्यादा से ज्यादा लेना है तो उन्हें प्रोत्साहित करिए, मेक इन इंडिया करो, कमाओ खूब, इन्वेस्टमेंट करो। और मार्क्सवादियों ने क्या कहा? पूंजीपतियों के पीछे डंडा लेकर पड़ गए। पूंजीपति फैक्ट्री बंद कर देंगे, कारखाना बंद कर देंगे, लो पश्चिम बंगाल सारे इंडस्ट्रीज भाग गए। वाई मुंबई इज वेरी मच प्रॉस्पेरस, वहां सारे कैपिटलिस्ट को रहने का अधिकार मिल गया। और यूएस क्यों इतना अच्छा है? और आप हैरान होके जाएंगे, यूएस में अब आप यूएस में क्या सिद्धांत? यूएस में आप देखेंगे कंपनी इंडियन, वर्कर इंडियन,
कंपनी यूएस में, हैरान आप हो जाए ये क्या सिस्टम है यार। कंपनी का मालिक इंडियन, कंपनी का वर्कर इंडियन, कंपनी का प्रोडक्ट इंडियन, और कहाँ कंपनी चल रही है, अमेरिका में। क्यों? अमेरिका में स्वाभाविक रूप में कंपटीशन को हमेशा बढ़ावा दिया जाता है, फेयर प्ले। मुझे बात खिलाफ द्वेष नहीं है, हर व्यक्ति को फ्री ऑफ, दे आर फ्री टू कॉम्पीट, और हर आदमी को फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिल जाएगा, ये बेसिक सुविधाएं सरकार दे देगी। बाकी मांगने की हिम्मत मत रखिए, बाकी आपको नहीं मिलेगा। बूढ़ों को हर चीज मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलेगा। अब कोई जवान आदमी कहेगा बेरोजगारी भत्ता चाहिए, तो अमेरिकी सरकार डंड लगे दौड़ा देगी, काम करो बेरोजगारी भत्ता चाहिए, नहीं मिलेगा। इस याद रखिए, यही मॉडल पूरी दुनिया में चल रहा है और यही सक्सेसफुल हुआ भी है। इसका मतलब है समाज में इनइक्वालिटीज आर नॉट न्यू इन सोसाइटी। अच्छा, पहले के राजा महाराजाओं के जमाने में विषमता थी या समानता थी? लेकिन पहले देखिए ब्रिटिश सिस्टम में, देखिए गैर लोकतांत्रिक समाज की विशेषता देखिए, ब्रिटिश समाज में टैक्स पेयर था पीसेंट, किसान। जो सबसे ज्यादा टैक्स देता था वो जो समाज का सबसे वंचित वर्ग था। आज सबसे ज्यादा टैक्स वो देता है समाज का अमीर वर्ग है। अमीरों के साथ हम भेदभाव कर रहे हैं कि नहीं? इसलिए कहा जाता है डिफरेंस प्रिंसिपल। इसका मतलब समझ आ गया, विभेद का सिद्धांत। इसलिए रॉल्स का सीधा सा मानना है कि अगर आप समाज में हर प्रकार की विषमता खत्म कर देना चाहते हैं तो यू आर लिविंग इन इल्यूजन, आप एक कल्पना की दुनिया में रह रहे हैं। और हर प्रकार की विषमता खत्म नहीं हो सकती। उससे क्या होगा, जो जेन्युइन विषमताएं हैं वो भी खत्म आप नहीं कर पाएंगे। और इसलिए कहा भी जाता है कि आश्वासन दिया था मार्क्सवादियों ने, पूरा कर दिया उदारवादियों ने। आश्वासन सारा मार्क्सवादियों ने दिया था, हम समानता बना देंगे, समाज में इक्वलिटी ला देंगे, सभी किसी समान कर देंगे। मार्क्सवादी ला पाए या समाजवादियों ने दे दिया। और अब देखिए चाइना ने क्या खूबसूरती से ये मॉडल अपना लिया। चाइना ने क्या किया, उत्पादन, इन्वेस्टमेंट, कैपिटलिज्म, पूरा का पूरा मार्केट इकोनॉमी को आधार बना दिया। इसका मतलब है चाहे वो रोल्स हों, जितने भी अमेरिकन हैं, फॉर देम ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ही मानते हैं। चाहे अमर सेन हो, अमर सेन कहने को इंडियन है, वो इंडियन थोड़ी है, विचारों से अमेरिकन है। इंडिया का आदमी तो पता नहीं कैसा सोचता है दोस्तों। उसको लगता है कि मैं गरीब होगा तो मेरा हिस्सा किसी ने दबा कर रखा है। राजनेताओं ने ये सिखा भी दिया। ये जब सामंतवादी समाज में बात सच थी, सामंतवादी समाज में बात सच थी। आज की आधुनिक समाज में ये बात सच नहीं है। और हम लोगों को प्रोत्साहित करने के बजाय, आगे बढ़ने के बजाय अब ये कहे कि नहीं, जो आगे बढ़े हुए हैं उन्हें खींचने शुरू कर दो, पूरा समाज पीछे चला जाएगा। यही अवसर की समानता। रॉल्स ने क्या कहा, हर व्यक्ति को ये चीज मिलेगी समान रूप में, लेकिन असमान मिल रही है। उसका एक ही जस्टिफिकेशन है कि समाज के वंचित वर्गों के लिए लाभकारी है। अंतिम पॉइंट, ये बात स्पष्ट है नहीं? न्याय में इसी बात को फिर एक अलग तरीके से आपको बता देंगे, यही बात फिर रिपीट करना है हमें। अगला पॉइंट, तो जब अवसर की समानता कभी आ जाए टिप्पणी लिखने को, याद रखिए जैसे ये सब बेसिक बातें हैं, बेसिक बातें समझाने के लिए, लिखने के लिए नहीं है। लिखने में आप स्कॉलर के संदर्भ में आप लिखेंगे तो आपको ज्यादा स्कोरिंग होता है। बेसिक बातें ने समझा दी कि मतलब ऐसे ऐसे होता है। अगला, अंतिम पॉइंट है, इसीलिए रॉल्स ने माना कि बाजारवादी व्यवस्था से प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जाएगी, कंपटीशन विल बी एनहांस्ड थ्रू मार्केट इकोनॉमी। बाजारवादी अर्थव्यवस्था से प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जाएगी और कल्याणकारी राज्य के द्वारा अवसर की समानता पैदा की जाएगी। दिस इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी is available for the people due to the welfare state.
कल्याणकारी राज्य के द्वारा लोगों को अवसर की समानता दी जाएगी। यही डिफरेंस प्रिंसिपल है, यही अवसर की समानता है। तो रॉल्स ने एक बीच का रास्ता खोजने का प्रयास किया कि पूंजीवाद रहेगा, बाजारवाद रहेगा, लेकिन सभी को प्राथमिक चीजें मिल जाएंगी और बाकी कंपटीशन करें और समाज में। इसका मतलब है फिर वही बात आ गई कि विषमता दो प्रकार की होती है, एक अतार्किक और दूसरा तार्किक। अगर किसी व्यक्ति से जाति, धर्म, लिंग के आधार पर विषमता किया जाएगा तो क्या है वो? अतार्किक। लेकिन प्रतिस्पर्धा के आधार पर विषमता किया जाएगा तो वो है तार्किक। लेकिन आप याद रखिए, रॉल्स के इस मामले में या अवसर की समानता में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि हमने मान लिया भाई लेवल प्लेइंग फील्ड कर देंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड का एग्जाम्पल लीजिए कि मान लीजिए हमने सारे बच्चों को 12th तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे दिया, हॉस्टल की फैसिलिटी दे दी। लेवल प्लेइंग फील्ड का एक बड़ा एग्जाम्पल अब देख लीजिए कि हमने 12th तक के बच्चों को सारी सुविधाएं समान दे दी। उसके बाद कहा भाई देखो अब सब कॉम्पीट करें। उसमें विसंगति है। कहने को तो लेवल प्लेइंग फील्ड है, लेकिन भारत जैसे देश में या अमेरिका में भी कई बार सामाजिक पिछड़ापन इतना ऐतिहासिक होता है, इतना प्रभावशाली होता है, एक दो मामले में लेवल प्लेइंग फील्ड करने से पूरी बात नहीं बनेगी। इसलिए हमें थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड में प्रॉब्लम क्या है। हमने तो कह दिया भाई ठीक है, सबके लिए हमने क्लास उपलब्ध करा दी, हमने तो कह दिया कि आप सबके लिए क्लास हमारी है और आप इससे पूरा फायदा उठाइए, बट दैट इज नॉट जस्टिफाइड। क्यों? क्योंकि पता चला कोई अपने घर में पहला पढ़ के आया हुआ निकला हुआ है, बाकी घर में कोई पढ़ा ही नहीं है, और उसे किसी घर में पहले से सिविल सर्वेंट है, पिताजी प्रोफेसर है, माँ टीचर है। अब बताइए दोनों के बैकग्राउंड में फर्क हो गया कि नहीं हो गया? तो लेवल प्लेइंग फील्ड से आप वो बैकग्राउंड कहाँ ढक लेंगे? कोई दोस्तों छत्तीसगढ़ के जंगलों से बीच से निकल कर आया, जिसके 10 किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं था, गांव में पहला व्यक्ति ऐसा जो ग्रेजुएट हुआ, और कोई व्यक्ति दिल्ली में पला बढ़ा, डीपीएस में पढ़ा। ये डिफ्रेंसिएशन रहेगा नहीं रहेगा? इसलिए अवसर की समानता को थोड़ा करेक्ट करने की आवश्यकता है। करेक्शन तो कई तरीके से होगा, लेकिन जो पहला तरीका है अफर्मेटिव एक्शन, आपके सिलेबस में लिखा गया है। पहला तरीका क्या है? आपके सिलेबस में लिखा है समानता और अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन क्या है? तो पहला, यहाँ तो कुछ पूछना जो मैंने बताया। सकारात्मक क्रिया, अफर्मेटिव एक्शन। अच्छा, इंग्लिश में अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? और भी कोई स्पेशल नहीं? अफर्मेटिव का मतलब और कोई मतलब ऐसे केवल बात करें कुछ और? मतलब अफर्मेटिव का सकारात्मक किस अर्थ में मतलब होता है? ग्रामर में अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? तो आपको हम याद दिला दें, एक्शन दो प्रकार का हो सकता है। अफर्मेटिव का मतलब है प्रोटेक्टिव, अफर्मेटिव का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेटरी, अफर्मेटिव का मतलब होता है रिवर्स। एक बात याद रखिए, ये बात अवसर की समानता में ही है। विभेद करेंगे, अवसर की समानता का मूल आधार है विभेद करेंगे, जैसा रॉल्स ने किया। डिफरेंस, देयर विल बी डिफरेंस, देयर विल बी डिस्क्रिमिनेशन। सवाल विभेद का नहीं है, सवाल ये किसके पक्ष में विभेद करेंगे, किसके लिए? वंचितों के फायदे में या अमीरों के फायदे में? किसके? वंचितों के फायदे में। अब बताइए, जब वंचितों के फायदे में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, अब जरा सोच के देखिए, भारत में जो पैसा नहीं कमा रहा है उस पर कोई टैक्सेशन नहीं, जो जितना ज्यादा पैसा कमा रहा है उस पर टैक्सेशन। विषमता है, समानता है? किसके फेवर में जा रही है? वंचितों। भाई टैक्सेशन का पूरी प्रणाली विषमता पैदा करती है, और इसलिए अफर्मेटिव एक्शन का मतलब है ऐसा एक्शन जो समाज के वंचित वर्गों के लिए फायदेमंद हो।
समाज के डिसएडवांटेज सेक्शंस को फायदा हो, जिसे रॉल्स ने कहा कि लीस्ट एडवांटेज पीपुल, डिसएडवांटेज पीपुल। अफर्मेटिव एक्शन में फायदा किसको पहुंचाना है? डिसएडवांटेज सेक्शन को। समाज के वंचित वर्गों को फायदा किसको पहुंचाना है? डिप्राइव्ड सेक्शन को। डिप्राइव्ड सेक्शन को, वंचित वर्गों को, या लीस्ट एडवांटेज, जो भी आप कह लीजिए। यह समाज का सबसे पिछड़ा तबका है। अंतिम, गांधी ने कहा, जो समाज के सबसे पिछड़े तबके का व्यक्ति है, अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, फायदा उसको होना चाहिए। एक ही शब्द है, कहने के तरीके अलग अलग है। तो अफर्मेटिव एक्शन में कोई ऐसा कार्य करिए, कोई ऐसी पॉलिसी बनाइए, कोई ऐसी लॉ बनाइए, कोई ऐसा संवैधानिक प्रावधान करिए जो समाज के वंचित वर्गों के लाभकारी हो। और जब समाज के वंचित वर्गों के लाभकारी होगा तो निश्चित तौर पर डिस्क्रिमिनेशन होगा। इसलिए इसे कहा जाता है डिस्क्रिमिनेशन है ये। अफर्मेटिव एक्शन किसके लिए अफर्मेटिव है? इनके लिए। बाकी के लिए अफर्मेटिव नहीं है, बाकी के लिए डिस्क्रिमिनेटरी है, बाकी के लिए अफर्मेटिव नहीं है। और अब जैसे और अमेरिका में पहली बार अफर्मेटिव एक्शन अपनाया गया, वहां पे चूंकि अमेरिका का संविधान बड़ा उदारवादी है, बड़ा पूंजीवादी है, अमेरिका में समाजवाद का विचार कभी चला ही नहीं। तो अमेरिका के विश्वविद्यालय ने ऐसा काम किया, क्योंकि अमेरिकन विश्वविद्यालय में देखा सभी छात्रों को विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के अवसर की समानता है, लेकिन जो अफ्रीकन अमेरिकन मूल के लोग थे उनका रिप्रेजेंटेशन यूनिवर्सिटी में बढ़ ही नहीं पाया, जबकि दे वर एंटाइटल्ड टू गेट द एडमिशन इन द कॉलेज। देयर वाज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। जैसे हमारे यहाँ बीटेक में एडमिशन लेना है, एमबीबीएस एडमिशन लेना है, तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सभी के लिए है। लेकिन हमने शायद ये ध्यान नहीं दिया, कुछ समाज के लोग इतने पिछड़े हैं, उनके लिए केवल अवसर की समानता बना देना पर्याप्त नहीं होगा, उनके लिए कुछ अतिरिक्त लाभ देना पड़ेगा। तो अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने क्या किया, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने ये कह दिया कि 20% मेडिकल कॉलेज में सीटें हम रिजर्व करेंगे अफ्रीकन अमेरिकन के लिए, और उनके एंट्रेंस एग्जाम में नंबर भी कम नंबर पर उनको एडमिशन देंगे। ये अमेरिकन ने अपना है। लेकिन आप याद रखिए, भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसको संविधान से ही अपना लिया। अमेरिका में दिस इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस अफर्मेटिव एक्शन को संविधान से अपना लिया, जिसका नाम क्या है? रिजर्वेशन। जिसका नाम क्या है? रिजर्वेशन। फर्क यह है, अब अफर्मेटिव एक्शन रिजर्वेशन का पर्पज एक है। अगर टेक्निकल अंतर करना चाहें, थोड़ा सा है। टेक्निकल अंतर कैसे कर सकते हैं? ये हटा दें। अफर्मेटिव एक्शन और रिजर्वेशन का पर्पज एक है, लेकिन थोड़ा टेक्निकल अंतर है। कैसे अगर हम देखें तो देखिए, अफर्मेटिव एक्शन क्या है? यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, एक प्रशासकीय निर्णय है। जबकि हमारे यहाँ जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो हमारे आरक्षण का प्रावधान है, वो दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, वो संवैधानिक है। ऐसा नहीं कि प्रशासकीय है, किसी प्राइवेट कॉलेज का या डिस्क्रिशन है, दैट्स नॉट। तो हमारे यहाँ ये प्रावधान संवैधानिक है। दूसरी बात है, affirmative action in US is only applicable in the educational institution। ये केवल शैक्षणिक संस्थाओं में लागू होता है। Affirmative action is only available in the educational institution in India। जबकि रिजर्वेशन क्या होता है? It is applicable both for educational institution, शैक्षिक संस्थाओं में, जॉब्स यानी एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट, जॉब्स अंडर स्टेट, राज्य के अंतर्गत नियुक्ति रोजगार में भी आरक्षण होता है,
और सबसे बड़ी बात है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में भी बात होती है। तो हमारे यहाँ आरक्षण का दायरा बड़ा है। हमारे हर सेगमेंट में रिजर्वेशन है और लगभग हर सेक्शन के लिए। अब तो आर्थिक रूप में पिछड़ों को भी, अब तो आर्थिक रूप में अगड़ों को हो गया। इसे नाउ ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंजॉइंग रिजर्वेशन। महिलाओं को पंचायती राज में ही है, बाकी महिलाओं को कुछ दिन में पार्लियामेंट में हो जाएगा। तो हमारे यहाँ रिजर्वेशन का प्रावधान बड़ा है। अब इसी के नाम अलग अलग हैं। कुछ लोग उनका उल्टा भेदभाव, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। भाई ये उल्टा भेदभाव क्यों है? क्योंकि भेदभाव किसके पक्ष में किया जा रहा है? वंचित। उल्टा भेदभाव है। और भेदभाव सीधा कब होता है? जब वंचितों के साथ भेदभाव किया जाए और सशक्त लोगों के द्वारा भेदभाव किया जाए। ये अपने आप में क्या है? सीधा भेदभाव। ये प्रोटेक्टिव, इसे कहते हैं संरक्षणात्मक भेदभाव। क्योंकि पर्पज क्या है? अफर्मेटिव एक्शन का पर्पज ये नहीं है कि पहले समाज के अनुसूचित जाति जनजाति का शोषण हुआ तो अब वो हमारा शोषण करेंगे। नहीं, उनको मुख्य धारा में लाना है। उनको मुख्य धारा में लाना है। उनको समाज में वंचित शोषित स्थिति से निकाल देना है, नया शोषक वर्ग बनाना ही है। इसलिए हमारे यहाँ रिजर्वेशन का प्रावधान ज्यादा बड़ा है, संवैधानिक है और हर फील्ड में लागू होता है। जबकि अमेरिका में एक्शन लिमिटेड, पर्पज दोनों का एक है। पर्पज क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ अफर्मेटिव एक्शन? व्हाट इज पर्पज ऑफ? तो पहला प्रोपोर्शनेट जस्टिस, आनुपातिक समानता या आनुपातिक न्याय। प्रोपोर्शनेट जस्टिस या प्रोपोर्शनेट इक्वलिटी, आनुपातिक समानता। आनुपातिक समानता कैसे? व्हाट इज बेस ऑफ अफर्मेटिव एक्शन? और इसलिए आप याद रखिए, अफर्मेटिव एक्शन कभी सवाल आ जाए पहले आप शुरू करेंगे अवसर की समानता से, और अवसर की समानता पे सवाल आ जाए तो अंतिम लाइन अफर्मेटिव एक्शन का भी निष्कर्ष लिख देंगे, भले पूछा जाए ना पूछा जाए। अवसर की समानता को और तगड़ा बनाने के लिए हमने किसका प्रयोग कर दिया? अफर्मेटिव एक्शन का। यानी पूरी अवसर की समानता का दूसरा नाम तो है। दूसरी बात है, और प्रोपोर्शनेट जस्टिस का मतलब, प्रोपोर्शनल इक्वलिटी का मतलब क्या है? आप याद रखिए, अगर समाज में 100 लोग हैं तो जमीन पे 10 लोगों का नियंत्रण होना चाहिए, 100 का होना चाहिए, 100 का। यही आनुपातिक समानता है। अगर मान लीजिए कि नौकरियां समाज में 100 लोग हैं और नौकरी केवल 20% लोगों को मिल रहा है, 80% लोग नहीं मिल रहे हैं, अवसर की समानता नहीं है। 50% महिलाएं हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन हो ही नहीं पा रहा है, अवसर की समानता नहीं है। इसलिए अवसर की समानता सच मानिए तभी अच्छा होगा सबके हिस्से मिले। नौकरी, पार्लियामेंट ऐसा होना चाहिए जैसे जोग्राफिकल मैप होता है, जिस अनुपात में जो समाज होगा उसी अनुपात में उसका रिप्रेजेंटेशन संस्थाओं में किया जाएगा। यह अनुपातिक समानता, यानी समाज के सभी वर्गों को उनके अनुपात में हिस्सा मिलेगा। यही तो अनुपातिक समानता है। ईच एंड एवरी ग्रुप विल गेट देयर ड्यू रिप्रेजेंटेशन according to their numerical strength in society। दूसरी बात है, एक और सिद्धांत है, थियोरी ऑफ कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। एक और बात है थियोरी ऑफ कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। यदि कंपनसेशन थोड़ा सा विवाद का विषय हो जाता है, कंपनसेशन, लेकिन फिर भी कहा जाता है तो रिजर्वेशन के पीछे एक बड़ा आधार ये है कि जो समाज के वंचित वर्ग है उनको पहले समाज के द्वारा शोषित किया गया, पीड़ित किया गया। क्योंकि आपको याद दिला दें, समाज में पिछड़ापन दो प्रकार से होता है, एक तो हमारे अपने कारण से, दूसरी सामाजिक व्यवस्था के कारण से।
तो महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग अगर समाज में पिछड़े बन गए तो इसका मतलब है कि इंटायर सोशल स्ट्रक्चर ऑपरेटेड अगेंस्ट देम। इसका मतलब है समाज उनकी भरपाई करेगा नहीं करेगा, क्योंकि उनसे कुछ छीना गया। द टर्म कंपनसेशन का मतलब है कि आपसे कुछ छीना गया, इसीलिए आपको दिया जाएगा, आप उसके इंटाइटल है। यद्यपि इसमें आपत्ति है, कुछ लोग कहते हैं यार छीनने वाला गया, जिसका छीना गया था वो गया। अब मेरे दादा किए गए कामों का बदला मुझसे लिया जाए, तो लोग कहते हैं यार ये कंपनसेशन वाला मामला सही नहीं है। ये बात आपको हो, ये हम ठीक मान लेंगे। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण का सिद्धांत। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ एम्पावरमेंट, यह सशक्तिकरण का सिद्धांत। सशक्तिकरण का सीधा सा मतलब है समाज के हर समुदाय का उचित हिस्सा निर्णय निर्माण में होना चाहिए। एम्पावरमेंट प्राइमरली डील्स विथ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। निर्णय निर्माण में समाज के सभी वर्गों का हिस्सा होना चाहिए, ये क्या है? एम्पावरमेंट। इसलिए आप देखेंगे रिजर्वेशन का विचार अफर्मेटिव एक्शन से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में समानता दिए जाने से बात नहीं बनेगी, समानता पार्लियामेंट में भी होना चाहिए। आखिर में क्यों कहा जाता है महिलाओं का 50% पार्लियामेंट में रिजर्वेशन होना चाहिए? क्योंकि महिलाएं आएंगी तभी तो उनके दृष्टिकोणों को प्राथमिकता मिलेगी। नहीं तो राज्य क्या करे? कल्याणकारी सुविधाएं देता है, लेकिन राज्य उन लोगों को कल्याणकारी सुविधा कैसे दे पाएगा समाज में जो वंचित वर्ग का व्यक्ति है? वंचित नहीं दे पाएगा। इसलिए जब तक अनुसूचित जाति जनजाति का सांसद नहीं होगा, उस वर्ग की समस्याओं को समझ नहीं पाएगा। इसलिए द नोशन ऑफ रिजर्वेशन इज लार्जर देन द कॉन्सेप्ट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। वो तो केवल एक फील्ड में है कि शिक्षा में अवसर की समानता मिल जाएगी, यहाँ तो संस्थाओं को भी सही बनाने के विचार है। तो ये 3 प्रिंसिपल्स, और सब आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ऐसा हार्ड एंड फास्ट डिवीजन है नहीं। बस एक ही बात है, अफर्मेटिव एक्शन क्यों? अवसर की समानता बनाना। अफर्मेटिव एक्शन क्यों? समाज में ऐतिहासिक भेदभाव को खत्म करना। वही अफर्मेटिव एक्शन वंचित वर्गों को समाज के मुख्य धारा में लाना। भारतीय संविधान में इसकी बात की जाती है रिजर्वेशन के रूप में। अगला, अब हम समानता के दूसरे रूप पर आए। अब समानता का दूसरा है इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों की समानता। अवसर की समानता होगी। अगला है, कुछ पूछना है? हम खत्म यहाँ पे, कुछ पूछना आपको? क्या करें? क्या क्षतिपूर्ति का मतलब है, अब मान लीजिए कि आपका मोबाइल है, मैंने तोड़ दिया, मुझे क्षतिपूर्ति देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? इसे याद रखिए। और ठीक इसी बात को अप्लाई कर लीजिए कि मान लीजिए समाज में कोई अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति है, उससे सम्मान छीन लिया गया, जमीन छीन ली गई, पढ़ने लिखने की सुविधा छीन ली गई, ये उससे छीना गया कि नहीं? तो छीना गया तो कंपनसेशन आप देंगे या नहीं देंगे? यही कंपनसेशन है। यानी आप कंपनसेशन हमेशा नुकसान की स्थिति में लेता है कि आपने नुकसान किया। इसको हटा दें। अगला है संसाधनों की समानता, इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेस। संसाधनों की समानता, इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेस। अच्छा, आपके पास रिसोर्स क्या है? आपके पास कुछ रिसोर्स है या नहीं? बिना रिसोर्स के आदमी है? क्या है रिसोर्स?
अच्छा, पेन रिसोर्स है, और भी कुछ रिसोर्स है क्या? अरे मैं क्या रिसोर्स हूँ? और अच्छा, किसी पे और अच्छा, रिसोर्स का मतलब क्या होता है? क्या है रिसोर्स आपके पास? अरे तुम्हारे पास रिसोर्स क्या है? आप कह रहे हो प्रोडक्शन के लिए जो यूज होता है। अरे हम सामान्य बात कर रहे हैं, रिसोर्स की बात हमने की। आर यू रिसोर्सफुल आर विदाउट रिसोर्स? क्या रिसोर्स है आप लोगों के पास? पानी, ऑक्सीजन रिसोर्स है? ओह माय गॉड। एक बात याद रखिए भाई, रिसोर्स आपके पास कौन सा जॉब हो सकती है, मकान हो सकता है, बाइक हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है, क्वालिफिकेशन हो सकती है, दीज आर रिसोर्सेज। कोई कैपेसिटी हो सकती है, ये तो रिसोर्सेज है। तो समाज में किसकी लिए लड़ाई चल रही है? रिसोर्सेज के लिए। संसाधन की समानता। अच्छा, रिसोर्स एक जैसा होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए? इसका सबसे क्लासिकल बात, इसे याद रखिए, जो लोगों ने इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात की है वो उदारवादी हैं। देखिए, क्योंकि पूरी डिबेट ही उदारवादी, रॉल्स उदारवादी, इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज उदारवादी। लेकिन जो इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं जो उदारवादी, उन्हें एक और नाम देता है, इगैलिटेरियन, समतावादी। हु आर इगैलिटेरियन? कंटेम्पररी ब्रांच ऑफ लिबरलिज्म। इगैलिटेरियन समतावादी कौन है? उदारवाद की समकालीन शाखा। दे आर ऑल्सो नोन एज इगैलिटेरियन, समतावादी। उदारवाद की समकालीन शाखा है। अच्छा, उदारवाद कोई और समकालीन शाखा आपको पता है? जो हमने पहले बता रखा है आपको, और हमने जानबूझ के इसका जिक्र नहीं किया वहां पे, हमें पता है यहाँ इसको बताना था। क्या है उदारवाद की समकालीन शाखा? क्या है? क्या? नव उदारवाद, नियो लिबरलिज्म। आपको याद है कि नहीं? और अपने आप देख लेंगे कि नियो लिबरल्स कैसे इगलिटेरियन से फर्क करते हैं। दोनों उदारवादी हैं, लेकिन और इसके सबसे बड़े प्रवक्ता है डोआर्किन। डोआर्किन इसके सबसे बड़े प्रोपाउंडर है, DWORKIN। डोआर्किन। लोग रोकोवस्की को भी मानते हैं। रोको, ROKOWASKY। लेकिन डोआर्किन ज्यादा पॉपुलर है, रोकोवस्की उनके कंपेरिजन में थोड़ा कम जाने जाते हैं। डोआर्किन को भी लिख देंगे, दैट इज सफिशिएंट। अगर आप देखेंगे डोआर्किन की बात की जाए, और डोआर्किन कहते क्या है, इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज कैसे करते हैं, उन्हें कल्पना की, कल्पना करिए और हम भी वैसे इमेजिनेशन करें। अच्छा, फिलोसफर का स्वभाव, कब पोएट का स्वभाव, विचारक का स्वभाव, फिल्म निर्माता का स्वभाव जैसा होता है, इन सब में इमेजिनेशन होता है। इमेजिनेशन, कल्पनाशीलता। जैसे आपने मूवी देखा होगा पीके, तो पीके में कोई ऊपर गोले से आया था क्या? पीके में आया था कि नहीं आया था? तो क्या कभी आपने किसी आदमी को ऊपर गोले से वैसा आता हुआ देखा क्या कभी? इट्स मेनली हाइपोथेसिस। और याद रखिए, मैथमेटिशियन मैथमेटिशियन भी हाइपोथेसिस करता है, माना एक्स का मूल्य 10 रुपए है, तो एक्स के मानने से मूल्य मिल जाता है क्या? माना जाता है कि नहीं? आप याद रखिए, इसलिए मैथमेटिशियन, प्रोपाउंडर ज्योमेट्री, पोएट, उनका विचार एक ही जैसा होता है। इन्होंने भी ऐसी कुछ हाइपोथेसिस की, कल्पना की। एंड हाइपोथेसिस क्या की? मान लीजिए हम सब लोग शिप में बैठे हुए हैं, कहीं जा रहे हैं दोस्तों, और शिप अचानक
टूट के डूबने वाला था, लेकिन किसी तरह से किनारे लग गया और किनारे लगते लगते सारा शिप टूट गया और हम एक नए आइलैंड में आ गए, पूरा नया आइलैंड। अब उस आइलैंड से हम जा नहीं सकते, उसी पे रहना है। उस आइलैंड के रिसोर्सेस का बंटवारा कैसे किया जाए, समान रूप में या असमान रूप में, यही कल्पना की है। अब जो भी आप कर लिए, इस कल्पना को आप अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। ये अच्छा, बात स्पष्ट है कि नहीं? स्पष्ट नहीं है? इसमें है क्या जो स्पष्ट नहीं है? ओह माय गॉड, अरे इसमें क्या है जो स्पष्ट नहीं है? क्या? अरे स्टोरी बता दी, अभी कुछ बताया थोड़ा, ये बताया वो समझ आएगी नहीं है क्या? अरे तो यही स्पष्ट का और किसका बताया नहीं कुछ। ओह माय गॉड। अच्छा, हमेशा जो हम बताते हैं ध्यान उसी पे होने चाहिए, उसके आगे नहीं। उसके आगे तो मैं खुद ही बता दूंगा। अब जहाज टूट गया, जहाज टूट गया और हम एक आइलैंड पे आ गए। अब आइलैंड पे है तो क्या, फिर उसमें क्या खाना पीना खाया जाए, क्या किया जाए, समस्या आई। अब ये हुआ रिसोर्स कैसे बटा जाए। तो एक बात यहाँ पे इधर की, कभी आप सी बीच पे जाए तो आपको सीपी मिलेगी और सीपी को शेल्स बोलते हैं, इंग्लिश में सेल कहते हैं उसको। अच्छा, कई लोगों को शौक होता है कि सीपियों को इकट्ठा करते हैं। अब सवाल ये है कि जब वो सब लोग आइलैंड पे गए तो ये हुआ कि डॉर्किन ने कहा कि उनको कुछ क्लेम शेल मिल गए। क्लेम शेल मिल गए, वे सीपियों के हाथ में दे दी गई। अब मान लीजिए कि 100 लोग उस शिप पे थे और 100 लोग उस आइलैंड पे आ गए, तो 100 लोगों को, नंबर ऑफ पीपल और 100, और सभी 100 लोगों को इक्वल अमाउंट में क्लेम शेल दिया गया। तो भाई देखो, आपके पास 50 क्लेम शेल है, ए के पास, बी के पास 50 है, सी के पास 50 है, यानी ईच एंड एवरी पर्सन वाज गिवन द इक्वल अमाउंट ऑफ क्लेम शेल। क्या क्या हुआ? अच्छा, मतलब ये कहे, ये हटा दो, सभी को, जितने भी 100-150 लोग थे, सभी को इक्वल अमाउंट में क्लेम शेल दिया गया। सभी को समानता हुई कि नहीं हुई? अब जरा सोच के देखिए, इसका मतलब आपको किसी नए आइलैंड पे भेजा गया, वही क्लेम शेल का सीधा सा मतलब है, नए आइलैंड पे भेजा गया और सभी के पास समान पैसे हैं। अब आप सोचिए, अब इसमें यह है कि उस आइलैंड पे क्या क्या रिसोर्सेज हैं, जरा देखिए। ये तो पर्सन के पास परचेजिंग पावर है। व्हाट इज क्लेम शेल? क्लेम शेल इज अ परचेजिंग पावर ऑफ अ पर्सन, और हर व्यक्ति की परचेजिंग पावर समान है। दे आर गेटिंग इक्वल अमाउंट ऑफ क्लेम शेल, तो हर व्यक्ति की क्रय क्षमता समान है। अब सवाल है, क्या क्या चीज लिस्टेड है जिसको आप खरीद सकते हैं आइलैंड पे? अभी हुआ आइलैंड में क्या क्या, कैसे बंटवारा किया जाए? अच्छा, बंटवारा फेयर होना चाहिए कि नहीं? फेयर होना चाहिए, और नहीं तो फेयर नहीं होगा, इसलिए तो लोगों में द्वेष पैदा होगा। लोगों सोचा यार उनको ज्यादा मिल गया। अब बंटवारा कैसे किया जाए, फेयर इसको किया जाए, अदरवाइज लोग द्वेष होंगे, जिनको ज्यादा मिल जाएगा वो समस्या, कम मिल जाएगा वो समस्या। जिसको डॉर्किन ने कहा एनवी टेस्ट, माने द्वेष का भी टेस्ट होगा। एक व्यक्ति किसी के प्रति द्वेष न रख सके, क्या जाएगा? अब ये हो जाए, पहले हम देख लेंगे उस आइलैंड पे रिसोर्सेज कितने हैं। तो हमने माना एक हमें आइलैंड पे दिखा फार्म लैंड है, खेती वाली जमीन है। हमें आइलैंड पे दूसरा मिला, प्लेग्राउंड मिला। एक प्लेग्राउंड हमने देखा, दूसरा हमने देखा कोकोनट के पेड़ देखे कुछ, तीसरा हमने गार्डन देखा। यही तो रिसोर्स आइलैंड पे होंगे, रिसोर्स आइलैंड पे तो ही होंगे। और भी या कुछ और भी कल्पना कर सकते हैं, घर तो था नहीं वहां पे, आइलैंड एकदम फ्रेश था। और क्या क्या हो सकता है आइलैंड पे? क्या? अरे भाई, माउंटेन पे जाके कौन रहेगा यार? भाई माउंटेन पे क्या जाओ, कहेंगे कि उसमें
वो भी रहेगा, अजगर रहेगा, सांप रहेगा। सांप अजगर कौन खरीदेगा? कुछ पशु हो सकते हैं, ये बात सही है। कुछ हो सकता है कि भैंस हो जाए, गाय हो जाए, वहां पे आइलैंड पे हो, ऐसे पालतू पशु हो जाए। अब सवाल है, यू आर हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, आपकी मर्जी है कि क्या क्या, और सबके दाम लिस्टेड हैं कि किसी को फार्मलैंड लेना है 10 क्लैमशेल देगा, किसी को प्लेग्राउंड लेना है तो वो 8 क्लैमशेल देगा, किसी कोकोनट ऑयल लेना है तो क्या करेगा 12 क्लैमशेल देगा, गार्डन लेना है 15। सब के दाम लिस्टेड हैं, सबके पास इक्वल अमाउंट ऑफ परचेजिंग पावर है। बात सही हो गई? दाम लिस्टेड है, इक्वल अमाउंट ऑफ परचेजिंग पावर है। अब बताइए, अब ऑक्शन किया जाएगा, बोली लगाई जाएगी, यानी डॉर्कन बिलीव इन ऑक्शन, जैसे दाम नहीं लगाई जाती किसी से, अच्छा ऑक्शन का मतलब नीलामी। अब इन सब चीजों का ऑक्शन किया जाएगा। अब बताइए ऑक्शन क्यों? जैसे किसी के कंपेयर ना, उसको ज्यादा मिल गया, उसको कम मिल गया, उसको फेवर हो गया, वही ऑक्शन फॉर एनवी टेस्ट, यानी किसी को द्वेष ना हो, तो डॉर्कन बिलीव इन एनवी टेस्ट। भाई हम बंटवारे में अच्छा का काम करेंगे कि सभी को समान, सभी को। अब बताइए, अब मान लीजिए कि पर्सन ए ने क्या खरीदा, प्लेग्राउंड खरीद लिया, ये ऑप्शन बी सी इसके पास भी था, अब इसकी डिपेंड है। अब बताइए सभी के पास परचेजिंग पावर समान है, समानता हुई या नहीं? अगर सोच के देखिए। अब इसे क्या कहा जाए? अच्छा ये क्या लग रहा है, ये अवसर की समानता है, क्वालिटी ऑफ आउटकम है, या दोनों नहीं है? दोनों नहीं है। आपको बता देंगे, अवसर की समानता में अवसर समान है, यहां तो एकदम समान स्थिति बना दी गई, आपके पास समान क्लेमशेल है, ले लीजिए। और इक्वालिटी ऑफ आउटकम इसलिए नहीं है कि मामला थोड़ा गड़बड़ है, इक्वालिटी ऑफ आउटकम ये है नहीं, कारण आपको बता देंगे। अब सवाल ये है, अब मान लीजिए दांव लगाया, लोगों ने ऑप्शन लगाया, और किसी ने क्या लिया, प्लेग्राउंड ले लिया, प्लेग्राउंड ले लिया, और प्लेग्राउंड पे सोचा क्रिकेट खेल के विराट कोहली बन जाएंगे, और बन गया दोस्तों संजीव बग्गा। संजीव बग्गा कोई नाम नहीं है, मतलब उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। संजीव बग्गा अगर हम नहीं जानते ना तो जानने की जरूरत भी नहीं है। अब संजीव बग्गा कहां से आ गया, मुझे भी नहीं पता कहां से आ गया। मैंने एक ऐसा नाम खोज लिया जिसका इंडियन क्रिकेट टीम में कोई नाम ही नहीं था। सोचा था दोस्तों विराट कोहली बन जाएंगे, विराट कोहली बनने के बाद ये चीजें मिल जाएंगी, और बन गए संजीव बग्गा। और संजीव बग्गा बन गए तो खाने के लाले पड़ गए। इसलिए जब मैं उस आइलैंड पे फिर से 10 साल बाद पहुंचा तो देखा एक आदमी अपना फार्मलैंड बेच के मछली में कांटा लगाए हुए। यानी हमने बंटवारा समान किया था, फिर समाज में विषमता उत्पन्न हो गई। तो जिसके पास फार्मलैंड था उसने दोस्तों धनाधन खेती करके उसने प्लेग्राउंड खरीद लिया इसका। और हमने जिसके पास कोकोनट बेचा था, जिसने कोकोनट को खरीद लिया था, वो कोकोनट खरीद लिया था, लेकिन ऐसे तूफान ओले पड़े कोकोनट की खेती बर्बाद, सड़क पे आ गया बेचारा। और दूसरा जिसको हमने गार्डन बेचा था उसको सांप ने काट लिया, उसका पैर खराब हो गया। अब दोस्तों बताइए क्या किया जाए? मजेदार कहानी है कि नहीं है? लेकिन बात सिंपल सी है, इससे क्या, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? इससे सीखा क्या आपने? इससे क्या सीखा आपने? याद रखिए, अब सवाल है, हमने सभी को समान बना दिया, हमने सबको समान संसाधन दे दिया, उसके बाद समाज में विषमता पैदा हुई। अब इसका क्या किया जाए? खास बात देखिए, ये प्रैक्टिकल बात है कि नहीं? समाज में ऐसा ही होता है दोस्तों। कई बार हम स्कूल एज में होते हैं तो भी हम मोहल्ले में होते तो हमारा पड़ोसी 2-4 लोग सब समान स्कीम होते हैं, इन 10 साल पता चला कोई आगे पहुंच गया, कोई पीछे पहुंच गया। आखिर में इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए? और ये बात याद रखिए, सांप काटने से का पैर खराब हो गया और जो खेलते खेलते बर्बाद हो गया, दोनों कंडीशन में कोई बर्बादी दोनों की आई, दोनों कंडीशन में कुछ अंतर है या नहीं? और तीसरा,
एक खेल के बर्बाद हुआ, दूसरा प्राकृतिक कहर से बर्बाद हुआ, नेचुरल कैलेमिटी आ गई। अंतर है या नहीं? अंतर किया जाए या नहीं? लिखने के बाद देख लीजिए कैसे डॉर्किन ने ये बात कही है। पहला, डॉर्किन एक समतावादी विचारक हैं, जो हमने पहले बता दिया उदारवाद का वर्तमान रूप है। डॉर्किन इज एन egalitarian which is a contemporary form of liberalism। तो जो उदारवादी विचारक है, समतावादी विचारक है, जिन्होंने संसाधनों की समानता को बनाने के लिए सभी को समान संसाधन आवंटित किए। जहां संसाधन लिखेंगे वहां ब्रैकेट में जो क्लैमशेल वहां लिख लेंगे सभी को, तो इस शब्द का प्रयोग उसने किया था, क्लैमशेल। सभी को समान संसाधन आवंटित किए गए, अंडरलाइन, ईच एंड एवरी वन वॉज गिवेन द इक्वल क्लैमशेल या इक्वल रिसोर्सेज। सभी को समान संसाधन आवंटित किए गए और संसाधनों के आवंटन में किसी के प्रति पक्षपात न हो। In order to distributing the resources in a fair manner, संसाधनों के आवंटन में किसी के प्रति पक्षपात न हो, ब्रैकेट में एनवी टेस्ट, मतलब कोई किसी को शिकायत न हो, किसी को द्वेष न हो। पक्षपात न हो मतलब शिकायत न हो, द्वेष न हो। एनवी टेस्ट। अगला, इसके लिए डॉर्किन ने तीन मान्यताओं का प्रयोग किया। इसलिए डॉर्किन ने तीन मान्यताओं का प्रयोग किया। अच्छा, एक बात बहुत स्पष्ट बता दिया, आपका परसेप्शन शायद, देखिए हम क्या सोचते हैं कि मीडियम का फर्क पड़ता है, मेरा मानना एकदम अपोजिट है। जो मैं बता रहा हूँ आपको, जितने भी यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं तो हिंदी में चीजें अवेलेबल होती नहीं। भाई सारी अच्छे विषय जो आपको इंग्लिश में रेफरेंस है, मैं आपको सब ट्रांसलेट हिंदी में देता हूँ, और हिंदी का प्रोफेसर इस बात को पढ़ेगा, इस बात का यकीन नहीं कर पाएगा, यार ये कहाँ से इसको ये सब पता चल गया। तो थोड़ा ज्यादा नंबर दे देगा, कम नंबर देगा, यकीन मानिए। मतलब ये सच है। अब एक प्रोफेसर का ऐसा कथन है, हम क्या सोचते हैं, अगर हम प्रोफेसर की पॉइंट ऑफ व्यू सोचें, हम क्या सोचते हैं कि हम हिंदी में लिखते हैं तो हम डिसएडवांटेज में होते हैं। हिंदी के प्रोफेसर का तर्क है कि ना, मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे इंग्लिश में इम्प्रेस करने के लिए इतनी अच्छी भाषा चाहिए, तो उससे मैं आसानी से इम्प्रेस नहीं हो सकता। हिंदी में मुझे इम्प्रेस करना ज्यादा आसान है। ये बात आप याद रखिएगा। दूसरा फायदा आपको बता दें, हिंदी मीडियम रख, कहाँ घाटा हो तो कहाँ फायदा। आजकल एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत हो रही है। 10 में से 9 बच्चे मात्रात्मक गलतियां कर रहे हैं। और आप देखिए, इनमें से किसी ने लिटरेचर ले लिया तो उनका बर्बाद होना तय है। लिटरेचर कॉपी केवल लिटरेचर का स्टूडेंट चेक करता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। लेकिन कभी मात्रात्मक गलतियां आपने विषय में कर दी, एग्जामिनर उस बात को नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि हिंदी का उतना अच्छा जानकार नहीं है। कोई भी अच्छा प्रोफेसर होगा, हिंदी में उसे सामान्य जानकारी है, और जो चीज उसने इंग्लिश में पढ़ी हुई है उसको हिंदी में आप लिख देंगे,
मार्क्स आपको मिलना तय है, ज्यादा मार्क्स मिल जाए, कम कभी नहीं मिलेगा। दिस इज अ मिसकंसेप्शन। और तीसरा भ्रम आपको हम बता दें, अगर साहित्य इतना अच्छा होता, इंग्लिश मीडियम में व्हाई इंग्लिश लिटरेचर इज नॉट ऑप्टेड? कभी मैं दिमाग लगाया है? या तो अंग्रेजी के लड़के बेवकूफ हैं, हिंदी के ज्यादा बुद्धिमान है। हिंदी के सारे बच्चे लिटरेचर पीछे भाग रहे हैं। अंग्रेजी मीडियम से जाके पूछे लिटरेचर कितने लोग लेते हैं? हु इज मोर वाइज? दोस्तों याद रखिए। और हम इतने बड़े बड़े विद्वानों को पढ़ के तर्क न समझ पाए, तो फिर तर्क का तो फालूदा हो जाएगा दोस्तों। अब इसको आप एग्जाम्पल देख लीजिए। अच्छा बात लॉजिकल है कि नहीं? अंग्रेजी मीडियम में वाई अंग्रेजी मीडियम में लिटरेचर इज नॉट पॉपुलर, और ऐसा क्या है कि हिंदी मीडियम में लिटरेचर पॉपुलर है? क्या कारण है? लिख लीजिए, कभी ध्यान से सोचिएगा इस बात को, लिख लीजिए। पहला, इसे आप याद रखिए, बिलीव इन हार्ड वर्क, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से लिखिए, और हमको दिखाइए। अगर मैं लगातार आपको अच्छा रिमार्क दे रहा हूं तो नंबर नहीं मिले तो हमको जरूर बताएगा, आपने कहा था नंबर नहीं मिला। बाकी किसी चीज पे भरोसा करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, आप सबके व्हाट्सएप नंबर उस पर सेव है मोबाइल पे? तो जिनका सेव नहीं है उसको ऑफिस में करा देगा। मान लीजिए कोई आया संडे वनडे को, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ, कैसे दूंगा? कि मैं सोचता हूँ क्लास के टाइम किसी को ना बुलाऊं, जिसको जो आएगा संडे वगैरह को ही, आपकी भी छुट्टी रहेगी, जिससे हमारे क्लास का भी टाइम डिस्टर्ब ना हो, तो सेमिनार का भी हो जाएगी। दैट विल बी ऑन संडे। तो आपका नंबर, हम अगर नंबर मैसेज करना चाहें तो व्हाट्सएप, ऑफलाइन में कोई व्यवस्था नहीं है। जब तुम्हारे पास मोबाइल नंबर नहीं है, व्हाट्सएप नहीं चलाते, बहुत अच्छी स्टूडेंट हो, वो व्हाट्सएप नहीं चलाना चाहिए, कि अच्छे स्टूडेंट की पहचान, लेकिन फिर दोस्त से संपर्क कर लेना, किसी ऐसे दोस्त से संपर्क करें जिसके पास व्हाट्सएप हो, जो हमेशा व्हाट्सएप चलाता हो। भाई दोनों कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक जो व्हाट्सएप कभी नहीं चला, दूसरा हमेशा चलाता है। अगला पॉइंट लिख लीजिए। पहला क्या लिखा आपने? क्या लिखा आपने? डॉर्किन ने 3 मान्यताओं का प्रयोग किया। पहला ऑक्शन, दूसरा ऑक्शन, दूसरा भाग्य, लक, और तीसरा, अरे सॉरी, ये ऑक्शन की स्पेलिंग में गलती, AUCTION ऑक्शन, AUC अभी लिखा तब सही है, AUCTION ऑक्शन। अच्छा, दूसरा, पहला ऑक्शन, दूसरा लक, तीसरा इंश्योरेंस। ये तीन तीन की पॉइंट है। पहला ऑक्शन, दूसरा लक, तीसरा इंश्योरेंस। अब भाग्य में विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा, भाग्य भी 2 प्रकार का होता है, एक ऑप्शन लक, दूसरा ब्रूट लक। एक है ऑप्शन लक, का मतलब है जो वैकल्पिक भाग्य है। ऑप्शन यानी जो चयन वाला भाग्य है, ऑप्शन का मतलब है जो चयन का भाग है। और दूसरा ब्रूट लक, यानी ऑप्शन लक का मतलब क्या है, जिसके लिए हम खुद उत्तरदायी हैं। ऑप्शन लक का मतलब है जिसके लिए हम खुद उत्तरदायी है, तो हमने चयन किया है। ब्रूट लक का मतलब है जिसके लिए हम उत्तरदायी नहीं है। अब पहली पॉइंट से शुरू करिए, ऑप्शन, लक एंड इंश्योरेंस, ये 3 पॉइंट डॉर्किन में की है। और यहाँ पे देखिए, कई बार इसे डॉर्किन कहा जाता है लक इगैलिटेरियनिज्म, भाग्यवादी समतावादी। मतलब कभी ऐसे शब्द का प्रयोग हो जाए तो आपको डॉर्किन ही लिखना है। हमने तो बताया इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज। एग्जामिनर ने क्या पूछ लिया? कमेंट ऑन लक इगैलिटेरियनिज्म। कई बार एग्जामिनर शब्द इधर उधर चेंज कर देता है, तो आपको क्या लिखना है? डॉर्किन। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान में रखिएगा, जब भी डॉर्किन को शुरू करिए, इक्वलिटी ऑफ रिसोर्स से 2 लाइन इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी शुरू कर दीजिए।
इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज में ये खत्म कहाँ करना है आपको आगे बताना है, खत्म नहीं, अभी तो बीच वाली पार्ट पहला ऑप्शन का मतलब क्या है। ऑप्शन पहला हेडिंग ऑप्शन। एक नए द्वीप के संसाधनों एक नए द्वीप के संसाधनों के आवंटन के लिए फॉर even distributing the resources of a new island, he opted for an auction. नए द्वीप पर संसाधनों के वितरण के लिए उसने ऑक्शन या नीलामी का तरीका अपनाया। उसमें नीलामी का तरीका अपनाया और नीलामी का तरीका अपनाया और नीलामी में सभी को समान क्लेम शेल दिए गए। Each and every person was given the equal amount of claim shell. सभी को समान रूप में क्लेम शेल या क्रय क्षमता दी गई। सभी को समान रूप में क्रय क्षमता दी गई जिससे वे द्वीप पर विद्यमान विभिन्न संसाधनों जिससे वे द्वीप पर विद्यमान विभिन्न संसाधनों का क्रय कर सकते थे। They were entitled to opt various resources of island. विभिन्न संसाधनों की क्रय कर सकते थे और डॉर्किन ने कहा हेडिंग चेंज कर लीजिए, लक, भाग्य। डॉर्किन ने कहा कि आरंभिक रूप में संसाधनों की समानता के बाद भी बाद में द्वीप पर विषमता उत्पन्न हो गई। Inequality emerged in an island despite the fact the initial equal conditions of the island. बाद में द्वीप पर विषमता उत्पन्न हो गई क्योंकि कुछ व्यक्तियों के द्वारा संसाधनों की खरीद में अत्यधिक सतर्कता का प्रयोग किया गया। Few people have adopted a very calculative and strategic method for auction.
कुछ व्यक्तियों के द्वारा संसाधनों के क्रय में अत्यधिक सतर्कता का प्रयोग किया गया, जबकि कुछ व्यक्तियों के द्वारा जिन संसाधनों का चयन किया गया कुछ व्यक्तियों के द्वारा जिन संसाधनों का चयन किया गया वे उतने लाभदायक नहीं रहे। Some resources were not equally advantageous in comparison to others. वे उतने लाभदायक नहीं रहे। जैसे हमने एग्जाम्पल बताया था, जिसने कोकोनट का चयन किया था वो खेती बर्बाद हो गई पूरी, बहुत बेचारा गरीब हो गया। लेकिन जिसने कोकोनट का चयन किया था खेती बर्बाद हो गई, वो क्या है? ऑप्शन लक के ब्रूट लक, ऑप्शन लक। उसमें उसका दोष था या उसके विकल्प का ही दोष आ गया? विकल्प का दोष आ गया। और या देखिए कई बार दोस्तों जीवन में हम कुछ विकल्पों के चयन में थोड़ा सा लापरवाही कर जाते हैं, परिणाम बहुत डिसाइडिंग हो जाता है। इसे याद रखिए, ऑप्शन लग, जिस चीज का चयन आपने किया है यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्योंकि विकल्प हमने ऐसे चयन के लिए घाटा वाला मामला आ गया। तो ब्रैकेट में ऑप्शन लग। इसलिए संसाधनों की समानता के बाद भी समाज में विषमता होना स्वाभाविक है। Inequality is obvious despite the fact that equal distribution of resources। दूसरा पॉइंट या हेडिंग चेंज करिए, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बीमा, इंश्योरेंस का मतलब बीमा। डॉर्किन ने कहा कि जिन व्यक्तियों को या जो व्यक्ति शारीरिक रूप में विकलांगता का शिकार हो गए, डॉर्किन ने कहा जो व्यक्ति शारीरिक रूप में विकलांगता का शिकार हो गए, शारीरिक रूप में विकलांगता का शिकार हो गए, वे ब्रूट लक, कठोर भाग्य के शिकार हैं। इसका मतलब है, देखिए, इसका मतलब विषमताएं दो प्रकार की होती हैं। एक जो हमारे चयन का परिणाम है, इंग्लिश में कहते हैं एम्बिशन सेंसिटिव। भाई कोई टेनिस प्लेयर बनना चाहता था, नहीं बन पाया, सानिया मिर्जा नहीं बन पाया, तो नीचे आएगा। दैट इज एम्बिशन सेंसिटिव। और ब्रूट लक का मतलब है अब किसी का पैर ही खराब हो गया, उसमें उसका दोष नहीं है। दैट इज एंडाउमेंट सेंसिटिव, उसको चीजें प्रकृति से मिल गई। अब सवाल है कि ये बात तो ठीक है, जिसने विकल्प का चयन किया ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, उसके लिए फिर हम अब क्या विकल्प अपनाया जाए। लेकिन दूसरा जो ब्रूट लक का शिकार हो गया कि प्राकृतिक विकलांगता हो गई, दैट इज नोन एज एंडाउमेंट सेंसिटिव। तो जो ब्रूट लक का शिकार हो गया उसके लिए कुछ किया जाए ना किया जाए? इंश्योरेंस, क्योंकि सबकी एक मिनिमम गारंटी होगी। इसका मतलब है जितने सामान में अगर सबके पास 50 क्लेम शेल हैं तो 5-5 क्लेम शेल सब लोगों ने पहले सेलेक्ट कर दिए। भाई देखो इतना पैसा रहेगा
इंश्योरेंस के लिए। बात को सीधी शब्दों में कह दिया जाए, जो व्यक्ति अगर इनकम कर रहा है तो कई लोग अपना LIC वगैरह कराते कि नहीं, भाई लाइफ में कुछ हो गया तो क्या करेंगे, और ऐसी घटना जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस किसके लिए? प्राकृतिक रूप में विकलांग लोगों के लिए। और एक खास बात याद रखिए, पहली बार डॉर्किन ने देखा कि गरीबी केवल शारीरिक ही नहीं होती, सॉरी आर्थिक नहीं होती, शारीरिक भी हो सकती है। इसलिए अभी दिव्यांगों के लिए इतने सारे प्रोविजन क्यों होने लगे? ये फिलोसफर जो बात कहते हैं उसी सारी सोशल स्कीम चलती है, इसीलिए किसी विषय का अध्ययन किया जाता है। आपको क्या लगता है पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन हम इसलिए करते हैं कि एग्जाम पास करना है? ये तो एक बहाना है, ये तो एक बहाना है, एग्जाम पास करना है। सच पूछे किसी विषय को पढ़ना भी अच्छे तरीके से, एग्जाम तो पास ही हो जाएगा, पढ़ना अच्छे तरीके से ही। इसीलिए पूरा का पूरा जो दिव्यांगों के लिए विशेष स्कीम है डॉर्किन का ही दिन है। उनका भाई ये बताओ जो फिजिकली चैलेंज हो जाए उसके लिए आप इतना रिसोर्स, आप प्लेग्राउंड तो अपने दे दिया, उसके लिए प्लेग्राउंड खरीद करेगा क्या? वो प्रॉब्लम आ गई उसके लिए। इसलिए उसके लिए क्या किया जाए? इंश्योरेंस दिया जाए, क्योंकि नो बडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। वो किसी के साथ हो सकता है तो क्षतिपूर्ति की जाए उसकी। क्या क्या आपने क्या लिखा? ब्रूट लक का शिकार कहा, जिसके अनुसार जिस विषमता के लिए वह स्वयं उत्तरदायी नहीं है, और उसके लिए उसे इंश्योरेंस का लाभ मिलना चाहिए, उसे बीमा का लाभ मिलना चाहिए। Therefore he or she is entitled to get the बीमा। जिससे उसे संसाधनों की समानता दिलाई जा सके। एक बात आप याद रखिए, रॉल्स के पूरे चिंतन में अवसर की समानता को ध्यान से देखने की बात है। अवसर की समानता में रॉल्स ने कभी नहीं कहा भाई जो भी हाशिए पर है उनको हम सुविधा देंगे। और ये देखिए कई लोग समाज में हाशिए पर होते हैं अपने कारण से। अब कोई युवावस्था में खूब मौज मस्ती करे दोस्तों, पिक्चर देखे, मौज मस्ती करे, घुमक्कड़ी करे, क्या है पढ़ने खोपचे में जाकर कौन पढ़े? पढ़ने का जीवन बना हुआ है क्या? अब बताइए, तो आगे चलने वाले समय में उसकी स्थिति खराब हो गया नहीं होगी? उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वह व्यक्ति खुद, एम्बिशन सेंसिटिव। डॉर्किन ने इस बात में हमेशा क्लेसिफाई किया। डॉर्किन ने कहा भाई समाज का हर वंचित वर्ग समाज का सताया हुआ नहीं है, ये डोंट क्लेम लाइक दैट। और इसलिए आप देखेंगे हमारे समाज में इसलिए कहा जाता है कि आरक्षण का आधार था कि जिसका समाज से भेदभाव किया है। अब तो आरक्षण का जिसको देखो उसी को आरक्षण। इंडाउमेंट सेंसिटिव का मतलब है कोई विकलांग पैदा हुआ तो फिर उसके लिए कोई दिव्यांग हो गया, शारीरिक रूप में अपंग हो गया, या समाज से लिंग जाति के आधार पर भेदभाव हो गया, उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके लिए उसकी सहायता होनी चाहिए, इसलिए उसकी सहायता होनी चाहिए। इसे डॉर्किन ने अमर सिंह की बात को थोड़ा सा करेक्ट किया। और डॉर्किन का विचार न तो अवसर की समानता जैसा है, न परिणामों की समानता। परिणामों की समानता मानता है कि हर स्थिति में समानता पैदा कर दीजिए, अवसर की समानता मानता है कि अवसर को समान कर दीजिए। ये आरंभिक स्थिति में अवसर नहीं, सबको संसाधन ही देते हैं, उनका अवसर नहीं। लेट्स एंजॉय द इक्वल रिसोर्सेस।
लेकिन इक्वल रिसोर्सेज के बावजूद भी समाज में विषमता होती है। इससे फिर समाजवादी दावा खंडित होता है कि नहीं? और समाजवादी क्या करना चाहते हैं? समानता समानता समानता। इक्वलिटी ऑफ आउटकम नहीं, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज। वैसे इनका विचार ज्यादा नजदीक है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के, लेकिन उससे थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक विकलांगता को इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में कभी नहीं देखा गया। प्राकृतिक विकलांगता को नहीं देखा गया, यह इन्होंने देखा। अब तीसरा और अंतिम विकल्प है जो एकदम से अलग है, क्षमताओं की समानता, इक्वलिटी ऑफ कैपेबिलिटीज। हाँ बताइए, क्या करें? क्या हो गया? संजीव बग्गा को अठन्नी नहीं मिलेगी, क्योंकि खुद क्रिकेट खेलते खेलते बर्बाद हुआ। और इसलिए जो क्लास में संजीव बग्गा बनेंगे दोस्तों, अब पढ़ने की बात है तो अब क्लास बंक कर रहे हैं, क्लास में नहीं आ रहे हैं, तो वही संजीव बग्गा। मैं मजाक कर रहा हूं, जो क्लास में लेट आ रहे हैं। अब 9 बजे क्लास हो गई, उसके बाद आंख मिचते मिचते क्लास में पहुंच रहे हैं दोस्तों। मतलब आंख मिच किसे पहुंचते हैं, मतलब हम थोड़ा दया आ जाए कि देखिए बहुत भाग, अच्छा कई लोग रेस में बहुत भागते भागते आते हैं, उसके बाद आप कुछ बोले सकते हैं, खुद ही गिरा फिरा गिरा पर आ रहा है, तो क्या बोलोगे आप उसको? अब ये आप चिन्ह करिए अपने आप को। अमर्त्य सेन ने बिल्कुल नया ही विचार दे दिया। उनका रिसोर्सेज नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं, कुछ और देने की आवश्यकता है। क्या है? समानता के अध्याय में लास्ट, तो उसके बाद आप न्याय पर हमेशा पढ़ के आइएगा। इक्वलिटी ऑफ कैपेबिलिटीज, इक्वलिटी ऑफ कैपेबिलिटीज। अच्छा आप याद दिला दें आपको, अवसर की समानता में कहते हैं समान अवसर मिल गया, संसाधनों में समान वितरण कर दिया। अमर्त्य सेन ने कहा नहीं, दोनों बातें ठीक नहीं है। अब इन्होंने क्या कहा? कैपेबिलिटीज। कैपेबिलिटीज क्या है? संसाधन को बढ़ाया जाए या क्षमता को? क्षमता मानवीय है या भौतिक है? अभी तक हमने क्या देने का प्रयास किया? भौतिक चीजें। और दूसरा सोच के देखिए, भाई भाई बहुत सारी हिंदी बेल्ट के लोग आते हैं दिल्ली में, तो कहते हैं सर ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। निश्चित तौर पर उनके साथ कुछ प्रॉब्लम होती है, और प्रॉब्लम होती है उसके बावजूद की स्कॉलरशिप उन्हें दी गई। गवर्नमेंट क्या करती है, 100 रुपए का स्कॉलरशिप, ये दिया गया वो दिया, और हमने गुटखा खा के खत्म कर दिया। स्कॉलर हमारे किसी काम नहीं आई। स्कॉलर देने की आवश्यकता थी, उसी पे कुछ कंप्यूटर का। दिल्ली जैसे शहर में इतनी अपॉर्चुनिटी है, ये सवाल है, कैपेबिलिटी ही नहीं है। तो संसाधन लेकर क्या करेंगे दोस्तों? हमारे सामने कंप्यूटर रखा है, एबीसी आता नहीं, क्या करेंगे उसमें? गूगल को टीपेंगे, किसी और करेंगे? इसे आप याद रखिए। अमर्त्य सेन, जरा सोच के देखिए, अमर्त्य सेन ने कहा कि जब आप ये कहते हो कि हम संसाधनों का वितरण करेंगे, अवसर की समानता देंगे, तो पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए, पहला जो आपको ध्यान रखना चाहिए, पहला वो ह्यूमन बीइंग है कौन सा जिसको आप चीजें दे रहे हैं। और दूसरी बात, अवसर की समानता में हमेशा कहते हैं चयन चयन चयन, जिसको आप दे रहे हैं वो चयन कर सकता है या नहीं। और आपने चीजें दे भी दी, पहला पहला क्या क्या, वेदर इज कैपेबल टू चयन, कैपेबल टू चॉइस। तो पहला तो यह है कि उसके पास चॉइस है या नहीं, और चॉइस है नहीं इसका मतलब ऑप्शन है या नहीं, विकल्प है नहीं। और विकल्प भी तो उसका फंक्शन के रूप में, जो कीवर्ड आपको याद दिला दे, फिर से कोई एक्सप्लेन कर दें, प्रकार के रूप में प्रयोग कर पाएगा नहीं। और दूसरा, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका सांस्कृतिक संदर्भ क्या है।
एक बात याद रखिए, नोट्स लेना और नोट्स का सही यूटिलाइजेशन कर लेना दोनों बात। किताब लेना और किताब का सही यूज कर जाना दोनों बातें अलग है। और सरकार ने 20,000 रुपए दिया और हमने क्या किया? अब बताइए ऐसे रिसोर्स का क्या फायदा हुआ? रिसोर्स हमने दिया, रिसोर्स को हमने कहीं और लगा दिया। इसे अमरसेन कहते हैं रिसोर्स नहीं, अवसर नहीं, क्या बढ़ाएंगे? कैपेबिलिटीज का सीधा सा मतलब है ह्यूमन डेवलपमेंट। ये ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है? आप मानव क्षमता कैसे बढ़ाओगे? पहला पॉइंट। अमर्त्य सेन ने कहा अमर्त्य सेन ने कहा कि समाज में सभी व्यक्तियों की क्षमताएं समान होती है, सॉरी असमान होती है। द इक्वालिटी ऑफ ईच एंड एवरीवन इज नॉट सेम एंड सिमिलर इन सोसाइटी। समाज में सभी व्यक्तियों की क्षमताएं समान नहीं होती। इसीलिए 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 सभी व्यक्ति सभी व्यक्ति उन संसाधनों का समान उपयोग नहीं कर पाते। Therefore, each and every person is not capable to utilize these resources in the same fashion. सभी व्यक्ति उन संसाधनों का समान उपयोग नहीं कर पाते। सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है, देखिए अवसर की समानता के नाम पर हमने क्या दिया? सभी को शिक्षा, सभी को स्वास्थ्य, सभी को शिक्षा दे दिया, सभी को स्वास्थ्य दे दिया, फिर तो समाज के सभी वर्ग पढ़ लिख जाने चाहिए थे। हमने अवसर सबको समान दिया, सवाल है उसका प्रयोग किसने किया? बताइए भाई, आईआईटी कब से खुल गई? एम्स कब से खुला हुआ है? और एंट्रेंस होता है, यूपीएससी के एग्जाम सभी के लिए खुले थे। आखिर में सवाल है कि आपका कोई ऐसा गांव का परिचित दोस्त जिसने पढ़ाई छोड़ दी, जो आगे पढ़ नहीं पाया, तो सवाल है हमने तो संसाधन सभी को बांट दिए, क्या हमने ये देखा कि उन संसाधनों का वास्तविक प्रयोग किसने किया किसने नहीं किया? हम क्या संसाधन बांट के फ्री हो गए, चलो भाई हमने तो दे दिया, काम छुट्टी। इफेक्टिव कितना रहा? इसलिए आप देखेंगे सवाल ये है, इफेक्टिव इसका मतलब है संसाधनों का विभाजन तय करता है समाज कैसा है, शारीरिक क्षमता कैसी है, लैंगिक क्षमता कैसी है। अब बताइए, भारत में महिलाएं पढ़ लिख नहीं पाई, क्यों? संसाधन नहीं मिला। मिला, संसाधन मिला तो, लेकिन क्या महिलाओं का उन संसाधनों तक एक्सेस था या नहीं था? नहीं था। ये तुमने देखा ही नहीं, ये तुमने बिल्कुल नहीं देखा। इसे आप देखें, अमरसन का यही विचार है, टारगेटेड सब्सिडी। टारगेटेड का मतलब दे कहीं और रहे, पहुंच कहीं और जा रहा है, इसकी क्या गारंटी है? अब सवाल है हमने तो दे दिया सामाजिक न्याय के नाम पे, भाई चलो सबका, अब महिलाओं का मेट्रो पास माफ, ये रिसोर्सेज हम दे रहे हैं, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। हमें ये नहीं पता है इसका कितना कौन लाभ उठा पाएगा। भाई टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है, और मान लीजिए कि दिल्ली में अगर हम इतना महिलाओं को फ्री दे रहे हैं, तो उसमें सारी वर्किंग महिलाएं हैं जो पैसा पा रही हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। सही में उस संसाधनों का उपयोग तो हमें उन महिलाओं को आगे लाने के लिए करना चाहिए जो इस संसाधन का उपयोग कर ही नहीं पा रही है। अब बताइए, झारखंड के जंगलों में कौन सी मेट्रो चल रही है दोस्तों? झारखंड के जंगल में कहे किसी महिला जाके पूछे रेल से आती हो पैदल आती हो, कहाँ रेल है, मुझे वो रेल से आएगी। अगला पॉइंट, अमर्त्य सेन ने अपनी किताब जिससे उनको नोबेल प्राइज मिला,
आमर सेन ने अपनी किताब डेवलपमेंट इज द फ्रीडम, अपनी किताब डेवलपमेंट इज द फ्रीडम में लिखते हुए कहा कि राजस्थान की एक ऊंची जाति की विधवा महिला राजस्थान के एक ऊंची जाति की विधवा महिला दिल्ली में रहने वाली दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिला से दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिला से कम स्वतंत्र है। क्योंकि याद रखिए, अब सवाल है कि जबकि हम सामान्यतः ये मान के चलते हैं कि नहीं जो भाई जो ऊंची जाति का है व्यक्ति वो अमीर होगा और जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति गरीब होगा। आमर सेन ने कहा ऐसा नहीं होता। इसका मतलब आपको जब भी आप किसी कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो पहले देखिए कल्चरल फैक्टर क्या है, जेंडर का फैक्टर क्या है। आपने केवल शिक्षा स्वास्थ्य दे दिया, ये तो देखा ही नहीं उसका कौन उपयोग कर सकता है। और दूसरी बात है, उपयोग कर लेना एक अलग बात है, उसको प्रकार में परिवर्तित कर लेना अलग बात है। और अभी जो रिपोर्ट आ रही है दोस्तों सरकार की कि हमारे यहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले 90% युवा बेरोजगार जा रहे हैं, तो हम उन्हें कैपेबल कहाँ बना पाए? हमने तो शिक्षा दे दिया, जिम्मेदारी छूट गई। इंजीनियरिंग पढ़कर अगर उस फील्ड का उपयोग नहीं हुआ तो हमने अवसर दे दिया, कैपेबिलिटी निर्मित नहीं हुई। कैपेबिलिटी किसमें देखनी चाहिए? फंक्शन में। भाई सीधी सी बात है, आप साक्षर हैं तो लिखना तो आना चाहिए आपको। और बल्कि दिल्ली स्कूलों में तो एक बड़ी अजीब सी बात है, देखिए अभी तक पहली बार प्रथम, कितने एग्जाम्पल हम दे, एग्जाम्पल लिखना नहीं, लिखना उन्हीं का विचार है, मैं समझाने के लिए बात कर रहे हैं। प्रथम दिल्ली का बड़ा अच्छा एनजीओ है जो प्राथमिक शिक्षा के लिए काम करता है। तो अभी क्या हुआ था, सरकार की मूल समस्या क्या होती थी? दिल्ली सरकार ने शिक्षा के लिए अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों। भाई जो अच्छी बात है उसका समर्थन करना चाहिए। अभी तक हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, भाई सरकार का मूल काम क्या? शिक्षा देना। बस शिक्षा से कोई सीख पा रहा है नहीं सीख पा रहा है, व्यक्ति की समस्या है। अब हम क्या करें उसमें? सवाल है, हमने तो प्राइमरी एजुकेशन मुफ्त फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी, बैग दे दिया, दलिया खिला दी, और जो मूल काम था बच्चा ने लिखना समझ पा रहा है ना, 5th और 6th के बच्चे लिख नहीं पा रहे। शिक्षा तो हमने दे दी अवसर की समानता के रूप में, कैपेबिलिटी बन पाई या नहीं? बन पाई या नहीं? नहीं बन पाई। तो अगला पॉइंट, चलिए अच्छा, कल आपने बोली दिया बीच में, इतनी जल्दी क्यों? हमें टाइम का ध्यान रहता है। तो आप एक बार व्हाट्सएप अपना नंबर सब लोग अपडेट करा दीजिएगा, तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें देना होगा उसमें हमको दे देंगे। हाँ ये बात है कि क्लास क्लास तो परसों ही होगी, लेकिन अगर मान लीजिए कल कोई हम किसी को बुलाना चाहते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे आपको।